Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of July 2023. तो गाइज आज है तारीख 7 जुलाई 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं इंडिया के अंदर में, इनको सेटअप करने का पर्पज़ क्या है। तो पहला पर्पज़ बोला जा रहा है कि इस स्मॉल फाइनेंस बैंक से क्या होगा कि जो छोटे छोटे बिजनेस यूनिट्स हैं उनको यहाँ पे क्रेडिट दिया जा सकेगा, थोड़ा उधार की सप्लाई की जा सकेगी। सेकंड यहाँ पर मेंशन किया गया है जो हमारे छोटे और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनको ये क्रेडिट दिया जा सकेगा, उनको क्रेडिट की सप्लाई मिल पाएगी इन बैंक्स के माध्यम से। थर्ड पर्पज़ यहाँ पे बताया गया है, इससे क्या होगा कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स, उनको एंकरेज किया जा सकेगा, उनको प्रोत्साहित किया जा सकेगा ताकि वो रूरल एरियाज़ में, स्पेशली गांव वाले एरियाज़ में बिजनेस को सेटअप कर सकें। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर ये 3 पर्पज़ दिए गए। अब आपको चूज़ करना है इनमें से कितने पर्पज़ सही है कितने गलत हैं। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों सही हैं। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, पिछले कई सालों से लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। 2021 से तो कुछ ना कुछ कह सकते हो इस आर्टिकल को लेकर अपडेट्स आ ही रहे हैं। तो अभी ढेर सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि जापान को एक अप्रूवल मिल गया है, और वो अप्रूवल है बेसिकली कि जापान का जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो इस पावर प्लांट में एक हादसा हुआ था 2011 में। वो हादसा क्या था वो भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। होता क्या है, उस हादसे के बाद में बहुत सारा इसमें पानी स्टोर करके रखा गया है, और वो जो पानी है वो रेडियो एक्टिव वाटर है। उसके अंदर भी रेडियो एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी जो कि एक इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। इवन यहाँ पर इस रेडियो एक्टिविटी से एक इंसान को कैंसर भी हो सकता है अगर वो इसके कांटेक्ट में आता है तो ये जो पूरा मुद्दा है लंबे समय से एक विवाद बना हुआ है, क्योंकि जापान चाहता है कि जो इनका ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको ये बंद कर दें। अब वो बंद कैसे होगा जब उसके अंदर इतना सारा पानी भर के रखा हुआ है, बहुत सारा पानी एग्जैक्टली आज के समय पर रखा गया है अलग अलग टैंकर्स में भर के। तो लंबे समय से ये अप्रूवल मांग रहे हैं कि जो ये पानी है ये हम समुद्र में छोड़ना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे विवाद हुए लंबे समय पहले, आप देखोगे रशिया, चाइना, उसके बाद यहाँ पर कई सारी और भी कंट्रीज़ हैं, इवन साउथ कोरिया है, इन सब ने यहाँ पर अपने कंसर्न्स दिखाए हैं जापान को लेकर। इन सब ने बोला है कि जापान अगर ऐसा करता है तो इससे डेफिनेटली इन सभी देशों के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जापान का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम इस पानी को रिलीज़ करेंगे समुद्र के अंदर में, लेकिन जो पानी होगा इसको प्रॉपरली पहले ट्रीट कर लिया जाएगा, इसमें से जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उसको यहाँ पर निकाल दिया जाएगा, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद जाके इस पानी को रिलीज़ करेंगे। तो लंबे समय से यहाँ पर जापान ने इस प्रकार की मांग की है कि हमें एक अप्रूवल मिले प्लीज़ कि हम इस पानी को समुद्र में छोड़ सकें, वरना स्टोर करके यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद भी नहीं कर पा रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर ये अप्रूवल मिल रहा है जापान को, और इसी की वजह से जापान समुद्र में लगभग 130 करोड़ के आसपास जो लीटर रेडियो एक्टिव पानी है, रेडियो एक्टिव वाटर है, वो यहाँ पर छोड़ने वाला है। और कई देश विरोध कर रहे हैं, वो विरोध क्यों कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आएगा। अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, अब चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में। दोस्तों यहाँ पे आप वर्ल्ड मैप देख पा रहे होंगे। इस वर्ल्ड मैप को अगर हम लोग जापान की साइड पर जूम करते हैं तो आपको ये जापान देखने को मिल जाएगा। जापान के जस्ट बराबर में आपको साउथ कोरिया देखने को मिल जाएगा, पीछे चाइना देखने को मिल जाएगा। ये हमारा पैसिफिक ओशन हो गया, ठीक है।
अब जापान की कैपिटल से थोड़ी सी दूर ओकुमा नाम की एक जगह है, वहीं पर ये पूरा फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया है। ठीक है, ओकुमा शहर के नाम में। और यहीं से क्या हो रहा है कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जस्ट समुद्र के किनारे है, तो ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसमें जो पानी स्टोर है उसको हम लोग यहीं पर समुद्र के अंदर छोड़ दें। लेकिन सवाल ये आता है कि इसमें पानी स्टोर कैसे हुआ, क्या हुआ था आखिर 11 मार्च 2011 में ये हादसा आखिरकार कैसे हुआ। दोस्तों बताया जाता है कि जापान के जो होन्शु तट है, होन्शु एक तट है बेसिकली, किनारा है, वहाँ पर 9.1 तीव्रता का 9.1 मैग्नीट्यूड का कह सकते हो भूकंप आया था। और वो जो भूकंप के झटके जब महसूस किए गए, इसी वजह से समुद्र का जो ऊपरी परत होती है ना, इसका खिसकने की वजह से बाढ़ आ गई और भयंकर सुनामी आ गई उस पूरी अर्थक्वेक की वजह से। और उस भयंकर सुनामी की वजह से क्या होता है ना कि जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट था ये जापान के अंदर में, इस रिएक्टर को बंद कर दिया गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सुनामी आ रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अर्थक्वेक आ रहा है, तो अर्थक्वेक महसूस किए जा रहे हैं, इस वजह से इस रिएक्टर को बंद किया गया। अब रिएक्टर को बंद करने के बाद में इसको ठंडा करने के लिए, इसके कूलिंग के लिए जो जनरेटर है वो स्टार्ट कर दिए गए कि जनरेटर फटाफट यहाँ पर क्या करेंगे, इस रिएक्टर को ठंडा कर देंगे। अब ये जो इमरजेंसी वाले जनरेटर होते हैं ये इतने गर्म रिएक्टर को ठंडा कर पाते हैं इतने ही देर में। इससे पहले क्या होता है, 14 मीटर की ऊंचाई तक जो पानी है वो इस प्लांट के अंदर में घुस जाता है, क्योंकि सुनामी आ गई थी उस भूकंप की वजह से। अब इसके बाद जो इमरजेंसी जनरेटर थे जो चल रहे थे न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए, वो जनरेटर बंद हो गए। अब वो जनरेटर बंद होने के बाद में क्या होता है कि जो रिएक्टर वो काफ़ी गर्म था, गर्म होने के बाद वो रिएक्टर पिघलने लगा और कुछ देर बाद जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसमें काफ़ी ज़्यादा भयानक विस्फोट हो जाता है। और वो विस्फोट होते ही, एक्सप्लोजन होते ही न्यूक्लियर फ्यूल निकलने लगा वहाँ से, जिसके कारण लोगों के अंदर एक डर बसने लगा। तो जो पानी उसके अंदर भर गया था ना उस पूरे रिएक्टर के अंदर में, उस पानी में कहीं ना कहीं जो रेडियो एक्टिविटी है वो आज के समय पर मिल चुकी है, वो पानी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को ना मेंटेन करने वाली एक कंपनी है जिसको हम लोग टेपको के नाम से जानते हैं, TEPCO। तो टेपको नाम की कंपनी ने बताया कि प्लांट में जो मौजूद पानी है इसको ट्रीट किया गया कि इसमें से जो रेडियो एक्टिविटी है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से निकाल लिए गए, एक्सट्रैक्ट कर लिए गए। और ट्रीट करने के बाद में ये जो पानी है इसको हज़ारों टैंक में स्टोर करके अभी भी वहीं पर रखा हुआ है। इस पानी की जो क्वांटिटी है आप ऐसे अनुमान लगा सकते हो कि जो ओलंपिक साइज़ वाले स्विमिंग पूल होता है ना, उस प्रकार के 500 स्विमिंग पूल भरने के लिए इतना पानी काफ़ी होगा, जितना पानी अभी यहाँ पर इस न्यूक्लियर रिएक्टर में स्टोर करके रखा गया है। अब जापान चाहता है कि हम लोग क्या कर सकें, इस पूरे न्यूक्लियर प्लांट को ख़त्म कर सकें। हम अब यहाँ पर इस प्लांट को रन नहीं करेंगे। अब इस प्लांट को ख़त्म करने के लिए इस पानी को वहाँ से हटाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो लंबे समय से जापान देख रहा है कि कैसे हम इस पानी को हटाएं, क्योंकि पानी में अभी भी कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल मौजूद हैं। जापान का जो विदेश मंत्रालय है, इनके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो पानी को महासागर में, यानी जो पैसिफिक ओशन है, समुद्र में छोड़ने से पहले साफ़ कर दिया गया है और आगे और भी साफ़ किया जाएगा, ऐसा जापान बोल रहा है। हालांकि कई सारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बात यह की जा रही है कि पानी में अभी भी ट्राइटियम है। ट्राइटियम जो है ये भी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, तो ट्राइटियम के कण अभी भी यहाँ पर इस पानी के अंदर में है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और ट्राइटियम को हमेशा से ही पानी से अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वैसे तो रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि ट्राइटियम के कांटेक्ट में किसी को आने से इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये किसी के शरीर में काफ़ी बड़ी मात्रा में, ध्यान से सुनना, काफ़ी बड़ी मात्रा में किसी के शरीर में चले जाए तो इससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो जापान का जो ये न्यूक्लियर प्लांट का पानी है ना, ये वेस्ट मटेरियल काफ़ी सालों से परेशानी बना हुआ है। पानी को पैसिफिक महासागर में, जो हमारा पैसिफिक ओशन है, उसमें छोड़े जाने का साउथ कोरिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश लंबे समय से विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, जापान इसको स्टोर करके रखे हमेशा। जबकि जापान इस बात का आश्वासन दिलाता हुआ आया है और बोलता हुआ आया है कि देखो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पानी को हम प्रॉपर ट्रीट करने के बाद ही डिस्चार्ज करेंगे समुद्र में। लेकिन फिर भी कई सारे जो देश हैं वो लगातार यहाँ पे अपनी नाराज़गी जता रहे हैं, जो कि जापान के आसपास हैं। अब ये जो चीन, साउथ कोरिया, ये सब इनकी डर का वजह क्या है, ये थोड़ा समझते हैं हम लोग। देखो, जापान का जो ये पैसिफिक ओशन है, इसमें इस रेडियो एक्टिविटी वाले पानी को छोड़ना, अब देखो जापान की साइड से जायज़ है कि वो करें तो करें क्या, इस पानी को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि 1940 के दशक में
1940 के समय पर इसी पैसिफिक ओशन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने कई बार जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं वो करे। समुद्र के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं ना, इन देशों ने 1940 में कई बार न्यूक्लियर टेस्ट किए। और इसका खामियाजा आज भी वहाँ का जो मार्शल आइलैंड है, इस पर रहने वाले जो लोग हैं वो अभी भी भुगत रहे हैं। इसी वजह से चाइना, साउथ कोरिया नाराज़ है कि 1940 में ये बड़े बड़े कंट्रीज आकर यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किया करते थे, और उस न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आज भी लोग यहाँ पर उसका भुगतान कर रहे हैं। हालांकि न्यूक्लियर टेस्ट और इस वाले पानी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि जापान यहाँ पर इस पानी को प्रॉपर ट्रीट करने के बाद यहाँ पर छोड़ेगा, ऐसा जापान यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं उनके बीच में डर बना हुआ है कि देखो कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे बड़ा डर ये बना हुआ है, 2011 की जो सुनामी आई थी ना, उसके बाद साउथ कोरिया जैसे कई देशों ने अपना जो ये लोग सी फूड जो इंपोर्ट क्या करते थे, क्योंकि यहाँ पर ना ये जो जापान है या साउथ कोरिया, यहाँ पर जो सी फूड है, समुद्र में जो पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, उनका ज़्यादातर ये लोग कंजम्पशन करते हैं। तो इन्होंने जो पैसिफिक ओशन से आने वाले सी फूड हैं उनका इंपोर्ट करना भी बंद कर दिया। कई सारी चीज़ों के ऊपर और भी इंपोर्ट लगा दी। दूसरे कई सारे देश हैं जो कि इन देशों से, इनके आसपास से या पैसिफिक ओशन से निकले हुए फिशेस को या कई सारे और जानवर का इंपोर्ट किया करते थे, सब ने बंद कर दिया। उनका कहना यह है कि हो सकता है यहाँ पर अभी भी न्यूक्लियर रिएक्टिविटी हो, जो रेडियो एक्टिविटी है वो यहाँ पर इस पानी में प्रेजेंट हो, जिससे यहाँ पर इनके नागरिकों को नुकसान पहुँच सकता है। इस वजह से लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के जो एनिमल्स हैं उनका कंजम्पशन करना भी बंद कर चुके हैं। तो वही डर यहाँ पे इन देशों को आज के समय पर सता रहा है। तो जापान को ये वाला जो पानी है, ये यूनाइटेड नेशन की साइड से अप्रूवल मिल चुका है कि इस पानी को वो छोड़ सकते हैं पैसिफिक ओशन के अंदर में। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी IAEA नाम की बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये भी यहाँ पर पूरी तहकीकात करने के लिए अभी जापान पहुँच चुकी है कि एक बार अच्छे से इसको चेक कर लिया जाए, देख लिया जाए कोई कंसर्न तो नहीं है, उसके बाद जाकर यहाँ पर इस पानी को रिलीज़ किया जाएगा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद दोस्तों जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, कई सारे पिक्चर्स का यहाँ पर यूज़ किया गया है, सब कुछ मैं आपको PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा। ये आप लोग देख पाओगे, जापान का मैप है, यहाँ पर ओकुमा में ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो लोकेटेड है। ठीक है, तो जो जापान की कैपिटल है टोक्यो से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर आपको यहाँ पे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलेगा। बट 2011 में क्या स्थिति हुई वो मैंने आपको समझाया। अगर आपसे एग्जामिनेशन में कुछ लिखने के लिए आए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस साल कई बार ये न्यूज़ में भी आ चुका है, तो इसको लेकर कई सारे जो मैंने कंटेंट है आपको प्रोवाइड करवा दिया। आप सीधा सीधा यहाँ पर लिख भी सकते हो, प्रॉपर नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे फुकुशिमा वाटर इशू को लेकर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि क्या क्या एग्जैक्टली हुआ था। वैसे किसी की डेथ नहीं हुई थी उस समय पर इस न्यूक्लियर रिएक्टिविटी की वजह से, लेकिन जो सुनामी आई थी, सुनामी और अर्थक्वेक की वजह से 2011 में कई सारे लोग की जान गई थी। लेकिन इस हादसे की वजह से जो विस्फोट हुआ था इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उसकी वजह से किसी की डेथ नहीं हुई थी। वो एक अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो इसमें रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुआ, मैंने आपको बता दिया कि इस पानी के अंदर में जो ट्रिटियम है इसको अभी भी रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी पानी को पूरी तरह से ट्रीट कर दिया गया है, ठीक कर दिया गया है, उसके बाद जाकर इसको रिलीज़ किया जाएगा। आप साउथ कोरिया और चाइना जैसे यहाँ पर जो देश हैं वो चाइना के इस प्लान को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उनका कहना है कि देखो यहाँ पर ये सही नहीं है, और कई सारे लोग हैं जिनके बीच में डिबेट छिड़ चुकी है, उनका कहना यह है कि साउथ कोरिया चाइना सही कह रहे हैं। ठीक है, उनका भी जो कंसर्न, उनकी जो चिंताएं हैं वो ऑब्वियस सी बातें बनी हुई हैं, हो सकता है इनके नागरिकों को नुकसान पहुंच जाए। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का कहना यह है कि जापान कब तक उस पानी को स्टोर करके रखेगा, उसको समुद्र में रिलीज़ करना सही रहेगा। तो दोनों तरफ यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट में बटे हुए हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ बात की गई है, दुनिया में कई सारे और भी बड़े बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर्स हुए हैं, और वो बड़े बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर्स कौन कौन से हुए हैं? आपने चेरनोबिल का नाम सुना होगा। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर 1986 में हुआ था। यूक्रेन के अंदर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था चेरनोबिल नाम का, वहाँ पे सबसे बड़ा खतरनाक डिजास्टर हुआ था, कई लोगों की यहाँ पर जान भी गई थी। फिर ऐसे यहाँ पर जो दूसरा डिजास्टर है वो है 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट। ये 1979 में हुआ था। ये जो एक्सीडेंट है ये यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका का जो 3 माइल आइलैंड है, 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन है पेंसिल्वेनिया नाम के आइलैंड के ऊपर में। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर रीजन में खासकर ये जो न्यूक्लियर स्टेशन पूरा का पूरा लगाया गया था, इसके अंदर एक विस्फोट हुआ था। ये थोड़ा सा रिएक्टर मेल्ट डाउन हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर पिघल गया था रिएक्टर, इसकी वजह से जो रेडियो एक्टिव गैस है वो निकल कर रिलीज़ हो गई थी पूरे एनवायरनमेंट में। फिर ऐसे यहाँ पर एक और डिज़ास्टर हुआ था जिसका नाम है किश्तम डिज़ास्टर। ये 1957 का है। उस समय पर ये सोवियत यूनियन के अंदर जगह हुआ करती थी, जो कि आज के समय पर रशिया में है। तो इसमें भी जो न्यूक्लियर वेस्टेज वाला टैंक होता है वो एक्सप्लोड हो गया था, वो फट गया था, जिसकी वजह से जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो गए थे।
बाकी फुकुशिमा वाला तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये मैंने आपको दूसरे डिज़ास्टर्स के जो नाम हैं और थोड़ा बहुत इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब सवाल ये आता है कि सर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट होते क्या हैं। देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट एक प्रकार के वो पावर प्लांट होते हैं जिनका मेन काम होता है एनर्जी को जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। और इन पावर प्लांट के अंदर क्या किया जाता है, न्यूक्लियर फिशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर फिशन करते हैं ताकि हम लोग इसमें बिजली का उत्पादन कर सकें। न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, एटम्स को यहाँ पे अलग अलग जगह पर बांट दिया जाता है। ठीक है, जो एटम्स है हमारे वो स्प्लिट हो जाते हैं, आपस में टूट जाते हैं, और भी छोटे छोटे एटम्स को यहाँ पर फिर वो बनाते हैं। ठीक है, जिससे यहाँ पर जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती हुई नज़र आती है। मैं आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, इन्हीं के अंदर जो ये फिशन वाला प्रोसेस है वो किया जाता है। इवन यहाँ पर इन पावर प्लांट के अंदर में रिएक्टर बनाए जाते हैं। रिएक्टर बेसिकली मेन हिस्सा है, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का मेन कोर है, बीच वाला हिस्सा है, जिसके अंदर यूरेनियम फ्यूल भी होता है। तो इस रिएक्शन की वजह से जो भी हीट प्रोड्यूस होती है, गर्मी जो भी यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है इस न्यूक्लियर फिशन के दौरान, उस गर्मी का, उस हीट का यूज़ किया जाता है पानी को उबालने के लिए। पानी को उबाल कर उसको भाप में कन्वर्ट किया जाता है, स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके बेसिस पर जो हमारे स्टीम टरबाइंस होते हैं वो यहाँ पर टर्न होते हैं, या फिर कह सकते हो वो टरबाइंस यहाँ पे घूमने स्टार्ट होते हैं। और जैसे जैसे टरबाइन यहाँ पर टर्न होगा, इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का काम करेगा। ये पूरा अंदर का प्रोसेस है, बट यहाँ पे मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। समझ गए? तो ये था यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस। अब इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर में जिस स्टीम का यूज़ किया जाता है, यानी कि पानी का जो भाप बनाया जाता है ना, उसका यूज़ किया जाता है बिजली का उत्पादन करने के लिए। लेकिन फिर बाद में उसी भाप को ठंडा भी कर दिया जाता है। उस भाप को ठंडा करने के बाद में उसको वापस से वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उस वाटर को अलग से एक सेपरेट स्ट्रक्चर में रखा जाता है, जिसको हम लोग कूलिंग टावर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस कूलिंग वाटर को वापस से भी यूज़ कर सकते हैं, वापस से स्टीम बनाने में, वापस से भाप बनाने में। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर में होता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का मेन मकसद क्या है ये तो आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, इसको आप यूट्यूब पर एनिमेशन के तौर पर देख सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ऐसे चीज़ों को समझना, उसके बाद पिक्चर्स के अंदर एनिमेशन को देखना काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। एनिमेशंस के माध्यम से आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे ये पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रोसेस, क्योंकि आप मेन जो डिटेल है, मेन जो बेस है वो समझ ही चुके हो। ठीक है, तो अभी जापान को अप्रूवल मिल चुका है हर एक साइड से। उसके बाद जो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी नाम की बॉडी है, ये भी पहुंच चुकी है जापान में इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि आखिरकार ये सही होगा पानी को रिलीज़ करना स्पेसिफिक क्वेश्चन में या नहीं होगा। तो थोड़ा सा हम लोग इस एजेंसी के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रीलिम्स के अंदर आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कई सारे देश यहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉडी का हिस्सा हैं, जिनकी गवर्नमेंट, जिनकी सरकारें आपस में मिलकर वर्क कर रही होती हैं। इस बॉडी का मेन काम क्या है, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसका शांतिपूर्वक यूज़ करना। न्यूक्लियर एनर्जी का कभी भी मिलिट्री पर्पस के लिए या न्यूक्लियर वेपन्स को प्रमोट करने के लिए यूज़ ना करना, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। आपको पता होगा हिरोशिमा नागासाकी का, कि वहाँ पे भी जो न्यूक्लियर ब्लास्ट किए गए थे उसके बाद से आज तक वहाँ पे उसका असर देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हो कितनी डेंजरस ये एनर्जी देखने को मिलती है। तो इसका सही उपयोग हो सके अच्छे पर्पस के लिए, जैसे एनर्जी को जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसका यूज़ हो सके, उसको मेंटेन करने का काम हमारा ये IAEA नाम की बॉडी करती है। इस बॉडी को 1957 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको वीना, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये बॉडी अलग अलग रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है, और वो सारी रिपोर्ट्स जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को प्रोवाइड करवाती है। साल 2015 में इस बॉडी को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था, क्योंकि इस बॉडी का मेन काम है दुनिया में शांति बनाए रखना, है ना, पीसफुल वर्ल्ड को मेंटेन करके रखना, सेफ वर्ल्ड को मेंटेन करके रखना। इस वजह से उसको ये नोबेल पीस प्राइज़ भी प्रोवाइड करवाया गया था। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आगे कभी यहाँ पे इसके बारे में चर्चा होगी तो सीधा मैं आपको इसी वीडियो का रिकमेंडेशन दूंगा कि आप ये वाला वीडियो आकर देखो, क्योंकि यहाँ पे हम सभी चीज़ें कवर कर चुके हैं ना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जो हम लोगों ने आज से 2 महीने पहले पेड ग्रुप स्टार्ट किए थे। आप चाहो तो यहाँ पर इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो प्रॉपर नोट्स के लिए। आपको नोट्स बनाने में कोई परेशानी हो रही है कि यार कितना लिखें कितना ना लिखें, कुछ पता नहीं चल रहा है, और लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप PDF डाउनलोड करके सेव केवल और केवल अपने पास में सेव करके रख लेते हो तो उसका क्या यूज़ है आगे आप ही जानते हो। फिर दोबारा खोलने का मन नहीं करता है। बहुत सारा एट द लास्ट जो PDFs है वो भी हमारे पास में इकट्ठा हो जाता है। तो उसका एक अच्छा सोल्यूशन, आप सीधा यहाँ पर एक पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको एक ग्रुप मिलेगा,
इसका जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम रखा गया है, ओनली 499 रुपीज़ फॉर लाइफ टाइम एक्सेस। हमेशा हमेशा के लिए केवल आपको यहाँ पर 499 रुपीज़ का पेमेंट करना है। कोई दोबारा सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई 6 महीने 1 साल बाद कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट करना है और उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे। उस ग्रुप में आपको जो भी कंटेंट है वो एज अ पेस्टेड कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। उस कंटेंट का आप यूज़ कैसे कर सकते हो, उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है इसी चैनल के ऊपर में, और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो, वहाँ पे पेड ग्रुप डेमो वीडियो लिंक मिलेगा, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन करके वीडियो का टाइटल है, आपको वो मिल जाएगा। आप वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपको उस ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं और किस तरीके से प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। जो हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे लोग हैं, वो हिंदी मीडियम वाले लोग भी प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देखें, ताकि उनको भी क्लैरिटी मिले कि हिंदी मीडियम में किस प्रकार से यहाँ पर इस ग्रुप में कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। देन उसके बाद में अपना डिसीजन लेने के बाद में अगर आप इंटरेस्टेड उसको ज्वाइन करने के लिए, तो आपको नंबर दिया गया है स्क्रीन पर 8534873368। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ उस ग्रुप को ज्वाइन करने में। आपको वहाँ से एक मैसेज रिसीव होगा, उस मैसेज में आपको लिंक, बाकी पेमेंट का प्रोसेस सब कुछ दिया जाएगा, जिसके बेसिस पर आप पेमेंट करने के बाद में उस ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। बाकी एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा एक टारगेट होता है दोस्तों 5K प्लस लाइक्स का, आप उसको अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 13,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। ये आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इनको नहीं पढ़ना है, हमारे काम के नहीं है। एक लौता आर्टिकल आपको इस पेज पर ये वाला देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल को हम लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक कर सकते हैं। क्या बात की जा रही है, तो इंडिया और फ्रांस के संबंध के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। देखो, फ्रांस का एक नेशनल डे परेड होने वाला है। कब होगा? 14 जुलाई को होगा। और इस नेशनल डे परेड पर फ्रांस ने भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को इनवाइट किया हुआ है। तो जो पीएम मोदी है वो अभी नेक्स्ट वीक फ्रांस जाने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रांस जब जाएंगे तो क्या क्या डिस्कशंस होंगे, उन डिस्कशंस के बारे में अभी के इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। ठीक है, बोला जा रहा है कि देखो इसको लेकर चर्चा जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल जी, साथ ही साथ में जो हमारे फ्रांस के डिप्लोमेटिक एडवाइज़र हैं इमैनुअल बोन, इन दोनों के बीच में कुछ चर्चाएं भी हुई हैं कि किस प्रकार की ये मीटिंग होगी, इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा। बाकी जब पीएम मोदी पहुंचेंगे तब पता चलेगा कि आखिरकार किन किन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। मेजर डिस्कशंस होगा डिफेंस डेवलपमेंट को लेकर कि किस प्रकार से इंडिया और फ्रांस आपस में डिफेंस सेक्टर में ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा इंडिया और फ्रांस मिलकर कोलैबोरेशन करेंगे स्पेस सेक्टर के अंदर भी। उसके साथ साथ यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोनों देश मिलकर प्रोग्रेस करेंगे। जो हमारा न्यूक्लियर डील है इंडिया के अंदर में रिएक्टर्स बनाने की, न्यूक्लियर डील रिएक्टर्स को लेकर एक जो लंबे समय से एग्रीमेंट अटका पड़ा है, उस एग्रीमेंट को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। बाकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर डिस्कशंस किए जाएंगे। बाकी दोनों देश आपस में कोशिश करेंगे कि हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको वीज़ा दे सकें, उसको लेकर भी यहाँ पर एक प्रोग्रेशन की तरफ काम किया जाएगा। बाकी दोस्तों मैं आपसे यही बोलूँगा कि अभी ये मीटिंग होने दो। पीएम मोदी जब जाएंगे वहाँ पे जो डिस्कशंस होंगे उसके बाद हमारे पास में कंफर्म्ड निकल कर आएगा। अभी केवल ये एस्टिमेशन है कि हो सकता है कि इस टॉपिक के ऊपर बातचीत हो जाए। ठीक है, एक बार उनको विजिट पर जान दो। विजिट पर जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे अभी यूएसए की साइड गए थे ना, तो यूएसए के साथ जो जो एग्रीमेंट करें वो मीटिंग के बाद हमें कंफर्म्ड होकर पता चल गए। तो ऐसे आर्टिकल की यहाँ एक प्रेडिक्शन जहाँ हो रही है उसको ज़्यादा जोर में मत दिया करो। ठीक है, उसको यहाँ पर ऊपर ऊपर से पढ़ के हटा दिया करो। तो थोड़ा सा वेट करो, वापस से न्यूज़ में आएगा। लेकिन इस आर्टिकल के अलावा आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस का आप कोई भी स्टैटिक किताब उठा रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई सी भी किताब आपने ले रखी होगी, तो वहाँ से आप इंडिया फ्रांस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। उसका इतिहास, उन दोनों के संबंध का, इन दोनों के बीच के डिफेंस रिलेशंस कैसे हैं, तो थोड़े बहुत एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर नहीं आपके पास में किताब कोई तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ प्रॉपर नोट्स। ठीक है, अगर हम इंडिया और फ्रांस के संबंध को देखें, इतिहास देखें, तो फ्रांस यहाँ पे पहला देश था जिसने भारत के साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया कोल्ड वॉर के बाद में। जो कोल्ड वॉर, जो ये शीत युद्ध चल रहा था, उधर अमेरिका था, इधर यूएसएसआर था इनके बीच में। तो इस पूरे वॉर के बाद में भारत और फ्रांस दोनों मिलकर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर में आते हैं जनवरी 1998 में। और फ्रांस यहाँ पे कुछ ही देशों में से आता है जो देश भारत के डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1998 में ना इंडिया ने अपना न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया, और न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करते दुनिया में हाहाकार मच गया कि भारत ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया, भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएँ।
है ना। दूसरी तरफ कंट्रीज उठने लगी सैंक्शंस लगाने के लिए भारत के ऊपर। तो उसमें बार कुछ ही देश थे जिसने भारत को सपोर्ट किया। तो फ्रांस भी उन्हीं कंट्रीज़ में से है जिसने भारत के इस डिसीजन को, न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट को सपोर्ट किया था। और आज जो फ्रांस है ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं एक विश्वसनीय पार्टनर की तरह बनकर निकल कर आ रहा है। हम इस पर काफ़ी विश्वास कर रहे हैं क्योंकि कश्मीर वाले इशू में ये भारत के साथ खड़ा होता है। टेररिज्म वाले आतंकवाद के इशू पे भी अगेन फ्रांस भारत के साथ में खड़ा होता है। फिर बाद में डिफेंस कॉपरेशंस की अगर हम बात करेंगे तो दोनों देशों के बीच में कई सारे अलग अलग मिनिस्ट्रियल लेवल पर मीटिंग भी होती है। उसके अलावा इंडिया फ्रांस के बीच में इनकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में अलग अलग अभ्यास भी होते हैं, एक्सरसाइजेज भी होती हैं। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज शक्ति, एक्सरसाइज वरुण, एक्सरसाइज शक्ति दोनों देशों की आर्मी के बीच में होती है। एक्सरसाइज वरुण दोनों देशों की नेवी के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है और एक्सरसाइज गरुण दोनों देशों के एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। तो उसके अलावा हाल ही में जो इंडियन एयरफोर्स है इन्होंने फ्रांस का जो ये राफेल है, राफेल जेट्स ये भी परचेज़ करें। आपको पता होगा काफ़ी सारे राफेल्स हम लोगों ने फ्रांस से परचेज़ किए हुए हैं जिसको लेकर काफ़ी सारे इश्यूज़ भी हुए थे। बाकी इंडिया फ्रांस के साथ में मिलकर अभी कुछ सबमरीन्स वगैरह को भी डेवलप कर रहा है। सबमरीन्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हमने फ्रांस से साइन कर रखे हैं। कई सारी सबमरीन्स आज हम यूज़ कर रहे हैं जो कि फ्रांस ने हम लोग को डेवलप करके दी है। बाकी दोनों देशों के इकोनॉमिक रिलेशंस को देखोगे तो दोनों देशों का मेन मकसद यही है कि हम आपस में जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है इसको प्रमोट कर सकें और इसको लेकर ये काम कर ही रहे हैं। इसको लेकर एक स्पेशल बॉडी बनाई गई है दोनों देशों के बीच में, वो है इंडिया फ्रांस एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी। ठीक है, यह हमेशा यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रोवाइड करवाती है। इस बॉडी का हमेशा मेन मकसद ये होता है कि कैसे ना कैसे दोनों देशों का जो व्यापार है, आपस का इन्वेस्टमेंट है, इसको इम्प्रूव किया जाए। बाकी कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जहाँ पर इंडिया फ्रांस दोनों मिलकर अपने जो कह सकते हो थॉट्स है वो सेम रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज की बात आती है, जो लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इसको लेकर दोनों कंट्रीज साथ में खड़ी हुई हैं। बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन की बात हो गई, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो गई, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये सारे एजेंडाज वो हैं जहाँ पर इंडिया फ्रांस साथ में खड़े हुए होते हैं। समझ गए? तो ये था यहाँ पर इंडिया फ्रांस के रिलेशंस को लेकर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स। आगे आते हैं, बिजनेस पेज पर आएंगे। बिजनेस पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से आप इसको लिंक कर सकते हो। दोस्तों हो सकता है आवाज़ मेरी थोड़ी सी ख़राब आ रही हो, यार मेरे थ्रोट में पेन है। इस थ्रोट के पेन ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, कभी भी हो जाता है। खैर अभी कल रात से हो रहा है तो हो सकता है आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी आ रही हो, कोई बात नहीं, यहाँ पे उसको मेंटेन कर लेना है। क्योंकि आज का वीडियो मैं कहीं और से भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कहीं और से बैठ कर, जहाँ पे मतलब रेगुलर बैठ कर रिकॉर्ड करता हूँ वहाँ पे नहीं बैठा हुआ हूँ। नाउ एनीवे टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, इसमें कुछ बदलाव करने की मांग की है। बदलाव करने की मांग की है इन द सेंस कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, इस प्रकार के रिफॉर्म्स हमने करने होंगे, ये बात ये बोलती हैं। देखो इंडिया में अभी पिछले कुछ समय पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ। अच्छा एफडीआई क्या होता है? देखो आपने एक तो सुना होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा आपने सुना होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई, है ना। तो एफडीआई और एफपीआई के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं वो डिफरेंस मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि भारत को ज़रूरत है कि वो अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़ा नज़र डालें, उसके साथ साथ जो भी डेटा है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए। क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले कुछ समय पर जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो हो रहा है, कहीं पर डाउन हो रहा है, कहीं पर ग्रो हो रहा है, और कहीं पर कम होना कह सकते हो कोई यूनिक नहीं है भारत के लिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि बीच में जो ये एफडीआई है वो अचानक से कम भी हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अब वो हम क्या कर सकते हैं, चलो मैं आपको ये थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे इनका कहना यह है, फाइनेंस मिनिस्टर का कहना यह है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं, बाहर के विदेश के कई सारे जो निवेशक हैं, उनको कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती है भारत के अंदर में, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, प्लस यहाँ पे वो आराम से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ को सेटअप कर सकें, क्योंकि बड़ी फैक्ट्री सेटअप करने में अगेन उनको काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स को यहाँ पे दूर करना हमें होगा, ताकि उनके लिए जितना आसान हो सके अपने बिज़नेस को सेटअप करना, उतना ज़्यादा ही एफडीआई इंडिया में आएगा। क्योंकि थोड़ा अगर मान लो इंडिया में कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से कठिन है और बाहर का व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है इंडिया के अंदर में, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वजह से एफडीआई कम होता चले जाएगा। तो एफडीआई को इंक्रीज़ करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको जो प्रोसेस है, जो तरीके हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको थोड़े से और ज़्यादा ईज़ करने होंगे, थोड़े से और ढीले करने होंगे, जिससे यहाँ पर लोग इंडिया के प्रति अट्रैक्ट हों और अपना जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में लेकर आएँ।
ठीक है। अब बात आती है एफडीआई और एफपीआई के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आओ मैं आपको ये समझाता हूँ। एक अच्छा पिक्चर है मेरे पास में, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है, ये पिक्चर थोड़ा सा ब्लर है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना, दिखेगा यहाँ पे आराम से। मैं आपको पीडीएफ में भी ये पिक्चर प्रोवाइड करवा दूंगा, अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन ब्लर है, लेकिन अच्छा पिक्चर है, इस वजह से यहाँ पे कोई बात नहीं, अपने पढ़ने को मैटर करता है ज़्यादातर कि हम आराम से चीज़ों को समझ सकें। सबसे पहली चीज़, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, क्या अंतर होता है। डेफिनेशन को देखते हैं कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना, ये वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि बाहर के इन्वेस्टर्स यानी बाहर के जो विदेशी निवेशक हैं वो यहाँ पर पैसा लेकर आते हैं कंट्री के अंदर में, किसी दूसरे कंट्री में, ताकि वो किसी कंपनी के अंदर में, मान लो कोई भी एंटरप्राइज है, कोई भी कंपनी है, उसमें एक अच्छा इंटरेस्ट ले सकें, उसमें अपना शेयर इंक्लूड कर सकें। ठीक है, तो कहने का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सीधा देश के फिजिकल एसेट्स में कराया जाता है। ठीक है, ज़मीन में, इन सब चीज़ों में जो एसेट्स हैं हमारे, लैंड बिल्डिंग, ठीक है, वो सब हमारे एसेट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, तो सीधा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है ये हमारे स्टॉक मार्केट में होता है। जैसे भारत का जो स्टॉक मार्केट है, उस भारत के स्टॉक्स परचेज कर लिए किसी ने, बाहर के विदेश के इंसान ने, ठीक है, बॉन्ड्स को परचेज कर लिए, तो वो हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, तो एफडीआई और एफपीआई का डिफरेंस आपको समझ में आया। तो जो एफडीआई और एफपीआई में इन्वेस्टर्स जो जो निवेशक होते हैं, एफडीआई में तो वो इन्वेस्टर्स एक्टिव होता है, उसको रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर चीज़ों को मॉनिटर करना होता है, क्योंकि सीधा उसने किसी दूसरे देश के फिजिकल एसेट्स के अंदर में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। जबकि जो एफपीआई वाला होता है वो पैसिव इन्वेस्टर होता है, ज़्यादा ध्यान वो रखता नहीं है। एक बार इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक मार्केट में, कभी कभी आप ओपन करते हो, कभी कभी आप देखते हो। ठीक है, उसके अलावा ये जो एफडीआई होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, डायरेक्टली आप कर सकते हो, ये इनडायरेक्ट होता है। बाकी जो एफडीआई होता है इस पर हाई कंट्रोल होता है, नहीं जो बाहर का व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी कंपनी के अंदर में, किसी लैंड पर, किसी एसेट पर, तो उसका कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा होता है। जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेन इन्वेस्टर्स का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा कम होता है। एफडीआई लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एफपीआई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। उसके अलावा आप देखोगे एंट्री और एग्जिट की बात करेंगे तो एफडीआई में किसी देश में एंट्री कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। जबकि यहाँ पर एफपीआई में काफ़ी आसान होता है, आप आराम से किसी भी देश के स्टॉक मार्केट के अंदर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है मैंने आपको बता दिया, किसी दूसरे देश के फिजिकल एसेट्स में यहाँ पर एफडीआई डाला जाता है। बाकी जो एफपीआई होता है ये फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर में डाला जाता है, स्टॉक मार्केट्स वगैरह, जो एग्जांपल्स मैं आपको दिया था। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे जो रिस्क की बात करेंगे तो रिस्क जो है एफडीआई में स्टेबल होता है, स्थिर होता है, जबकि एफपीआई के अंदर में रिस्क का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये अस्थिर होता है, ज़्यादा कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको एफडीआई और एफपीआई के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, नाउ चलते हैं पहले हम अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। तो आज का एडिटोरियल डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, 5 एडिटोरियल्स, मतलब कह सकते हो सभी आर्टिकल्स ज़्यादातर रेलिवेंट हैं। जैसे ये एडिटोरियल है, यहाँ पर जो राइटर हैं ये बात करते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी के बारे में, कि कैसे हम लोग जो रुपया है भारत का, इसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जा सकते हैं, कैसे दुनिया भर की कंट्रीज़ यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर सकती हैं, कैसे काम किया जा सकता है, इसमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने डिस्कस की हैं। तो एक एक करके सारे एस्पेक्ट्स हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। बाकी आज फ्राइडे है, फ्राइडे में नेक्स्ट पेज पर इंटरव्यू आता है, लेकिन आज ये इंटरव्यू भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से मैं खास रिलेवेंट चीज़ें आपको देने वाला हूँ। तो इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि जो इंटरनेट शटडाउन्स किए जाते हैं, ये इंटरनेट शटडाउन जो है, क्या ये पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं या फिर किसी और दूसरे पर्पस के लिए किए जाते हैं। तो वो इंटरनेट शटडाउन्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी, उस रिपोर्ट ने साल 2022 का पूरा डेटा दिया है। तो एक अच्छा आर्टिकल है, बेहतरीन आर्टिकल है। उसके अलावा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर बात की गई है डार्क पैटर्न्स के बारे में। ऐसे आज से मैंने कुछ दिन पहले आपको डार्क पैटर्न के बारे में समझाया था, बट आज हम लोग थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेंगे, क्योंकि एक बड़ा आर्टिकल है, इसमें कुछ और एस्पेक्ट्स भी कवर करे गए हैं डार्क पैटर्न्स के। क्योंकि इससे पहले जो आर्टिकल आया था वो बहुत छोटा था, 4-5 लाइनें थी। आज थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी आपके साथ में मैं शेयर करूँगा। अगला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है आज का, आज सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है एक अग्रीमेंट के बारे में, खासकर BBNJ। तो ये BBNJ क्या है इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज़ बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, हाई सीज ट्रीटी भी जिसको हम लोग बोलते हैं। ये ट्रीटी क्या है, काफ़ी सारे देश यहाँ पर इस ट्रीटी का अपोजिशन में खड़े हैं, वो क्यों खड़े हैं, काफ़ी कुछ है इस वाले आर्टिकल में जानने के लिए। ठीक है, बाकी एक हमारा जो एक और आर्टिकल है माइग्रेन से रिलेटेड, उसको हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, वो हमारा सीधा इस न्यूज़पेपर के लास्ट में है। चलो फिर एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आता है एडिटोरियल यहाँ पर ये वाला। तो राधिका जलानी और कर्णिका सेठ, इन दोनों के बीच में आपस में बातचीत चल रही है।
इन दोनों के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, लेकिन हम एडिटोरियल को जब भी डिस्कस करते हैं बिल्कुल एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मैं आपको तैयार करके देता हूँ। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये बात कर रहे हैं इंटरनेट शटडाउन्स के बारे में। अब होता क्या है ना दोस्तों, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझो। एक रिपोर्ट आती है और वो जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट ने 2022 का पूरा डेटा निकाला कि साल 2022 में पूरे दुनिया में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से देश में कितनी बार इंटरनेट बंद हुआ है। ठीक है, इसमें इंडिया को भी इंक्लूड किया गया है और मैं आपको बता दूं इंडिया इस लिस्ट में टॉप कर रहा है। अब ये अच्छी बात नहीं है टॉप कर रहा है, आपका कोई टॉप कर रहा है इस वाली लिस्ट में, अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट क्यों बंद किया जाता है किसी एरिया में? कभी कोई दंगा हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद में कोई और इशू हो गया है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो इंटरनेट शटडाउन है वो कर दिया जाता है। समझ गए? तो साल 2022 में इस रिपोर्ट ने बताया कि भारत के अंदर में टोटल 84 बार अलग अलग जगह में अलग अलग राज्यों में 84 बार इंटरनेट शटडाउन करे गए, इंटरनेट बंद करे गए, ताकि जो फेक न्यूज़ वगैरह है वो फैलने से बंद हो जाए। कहीं पर अगर दंगा होता है, कहीं पर कोई बवाल हो जाता है, कोई एनकाउंटर हो जाता है तो ठीक है। तो आप समझ गए कॉन्टेक्स्ट किस चीज़ के बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं। अब ये जो रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट ने क्या क्या बताया? पहले तो दुनिया भर के बारे में बताया है कि दुनिया में इंटरनेट शटडाउन को लेकर क्या इशू चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है साल 2023 अभी हमारा चल रहा है, अभी 6 महीने पूरे हुए हैं। तो साल 2023 का जो डेटा है वो 2024 में आएगा, तो 2022 का डेटा भी तैयार होगा। तो 2022 में कहाँ कहाँ पर कितनी बार इंटरनेट शटडाउन्स हुए हैं उसका डिस्कशंस अभी हो रहे हैं। तो दुनिया भर का सिनेरियो यहाँ पर यह है कि साल 2022 में 35 देशों के अंदर में, पूरे दुनिया में 35 देशों में 187 इंटरनेट शटडाउन्स देखे गए। और इन 35 देशों में से कह सकते हो 33 कंट्रीज़ वो हैं जो कि रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, जो कि यानी कि उससे पिछले साल भी वहाँ पर इंटरनेट शटडाउन्स हुए थे, उनको वापस इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। इसमें टॉप पर तो भारत है, इंडिया टॉप पर है, इंडिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन्स हुए हैं। सेकंड नंबर पर यूक्रेन है, यूक्रेन में 2022 में 22 शटडाउन हुए हैं। और ईरान तीसरे नंबर पर है, ईरान में 18 बार इंटरनेट बंद किया गया। उसके अलावा म्यांमार है, म्यांमार चौथे नंबर पर है, म्यांमार में 7 बार इंटरनेट बंद किया गया है। म्यांमार भले ही चौथे नंबर पर हो, लेकिन म्यांमार में खतरनाक स्टेज देखने को मिली है कि साल 2022 में और उससे पहले से इंटरनेट बंद था, 500 से ज़्यादा दिन इंटरनेट बंद रहा है म्यांमार में। फिर उसके बाद में 2022 में एक और देश था तिग्रे, इथियोपिया, जो हमारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर भी 2-2 साल से ज़्यादा से ये इंटरनेट बंद है। ये रिपीटेड ऑफेंडेड कंट्रीज़ है जो लगातार लंबे समय से इंटरनेट को बंद कर रखी हैं अपने देश में कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, इश्यूज़ की वजह से। अब इंडिया का क्या सिनेरियो है इसमें, वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। साल 2022 में जो ये इंटरनेट शटडाउन हुआ है, जम्मू कश्मीर में, केवल जम्मू एंड कश्मीर में 49 बार इंटरनेट को शटडाउन किया गया। और पूरे हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा बार इंटरनेट शटडाउन्स हुए हैं। उसके अलावा राजस्थान में 12 बार यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन किया गया। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर भी 7 बार इंटरनेट शटडाउन्स करे गए हैं। इसको डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तानाशाही दिखाई जाती है, सीधा इंटरनेट ही बंद कर दिया जाता है। कोई भी इशू हुआ तो इंटरनेट सीधा बंद कर दो। इससे यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंटरनेट शटडाउन करने से कई बार कई सारे जो लोगों के राइट्स हैं, जो अधिकार है, उनका वॉयलेशन होता है, उनका हनन होता है, लोगों के जो राइट्स है वो छीन लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर बोला गया। उसके अलावा अब क्वेश्चन है कि इंटरनेट शटडाउन करने के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। कई सारे रीज़न हो सकते हैं। मान लो कहीं पर प्रोटेस्ट चल रहा है किसी चीज़ को लेकर, सरकार ने कोई डिसीजन सुना है, उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, तब इंटरनेट शटडाउन हो जाएगा। या फिर कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट होगा, कहीं विवाद हो गया है, स्कूल एग्जाम्स के समय पर या इलेक्शंस के समय पर भी आपको इंटरनेट शटडाउन्स देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ भी कारण यहाँ पर हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है, इंटरनेट शटडाउन क्या होता है? इंटरनेट शटडाउन मतलब होता है कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर देना। आपका इंटरनेट चलेगा ही नहीं, ना ही आप यहाँ पे ऑनलाइन किसी के साथ में कम्युनिकेट कर पाओगे, कोई बातचीत कर पाओगे, ना ही कुछ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको यहाँ पर दूर कर दिया जाए बाकी सारे एरिया से। ठीक है, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर एरिया की शेयर ना कर सको, इस वजह से यहाँ पर वो इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है। और इसकी वजह से एक पर्सन की जो डे टू डे फंक्शनिंग होती है उसके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आता है। कभी कभी इंटरनेट शटडाउन को अच्छे तरीके से देखा जाता है कि भाई जो पब्लिक ऑर्डर है, कहीं पे विवाद ज़्यादा हो गया है तो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किया गया है। और कहीं कहीं पर इंटरनेट शटडाउन गलत तरीके से, गलत नज़रिए से देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ये लोगों को दबाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, कहीं पर वायलेंस हुआ है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, जो ये हिंसा हुई है उसको छुपाने के लिए किया जा रहा है, ऐसा भी यहाँ पर बोला जाता है। समझ गए? अब क्वेश्चन यह है कि इंटरनेट शटडाउन हो गया तो क्या हो गया? देखो, इसका असर भी बुरा पड़ता है, इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी बड़े लेवल पर पड़ता है। जैसे
सबसे पहली चीज़, इससे हमारा सीधा इकोनॉमिक लॉस होता है। इकॉनमी के अंदर घाटा कैसे, इकॉनमिक लॉस कैसे हो जाएगा? देखो, इंटरनेट शटडाउन की वजह से इकॉनमिक लॉस इस प्रकार से होता है क्योंकि कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो सीधा सीधा इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी यहाँ पर आप देखोगे मैं ही क्या कर रहा हूँ, मुझे पूरा दिन इंटरनेट चाहिए होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये सारा कंटेंट तैयार किया, कंटेंट तैयार करने के बाद मैं रिकॉर्ड किया, उसको फिर मैं अपलोड करूँगा, हर एक जगह पर मुझे इंटरनेट का रिक्वायरमेंट रहेगा। खैर रिकॉर्डिंग के समय पर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अपलोड करने के लिए, उससे पहले यहाँ पर पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ऑनलाइन इंटरनेट मुझे चाहिए। ऐसे कई सारे बिजनेस होंगे जिनकी डेली लाइफ में इंटरनेट का एक महत्वपूर्ण रोल है, तो सीधा यहाँ पर उनका इकॉनमिक लॉस होगा अगर वहाँ पर इंटरनेट शटडाउन हो जाएगा तो। समझ गए? फिर उसके बाद में दूसरा है सोशल डिसरप्शंस। इंटरनेट एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए। अगर ये बंद कर दिया जाएगा, इससे अगेन सोसाइटी के अंदर कुछ डिसरप्शंस होने स्टार्ट हो जाएंगे कि आखिरकार क्या हुआ है। फिर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इंटरनेट शटडाउन अक्सर सरकार कर देती है ताकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जा सके, या फिर कोई पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी है उसको कंट्रोल में किया जा सके, उसके लिए भी यहाँ पर ये किया जा सकता है। या एजुकेशनल सेटबैक्स भी हो सकता है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे इंटरनेट शटडाउन की वजह से लोगों की जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी परेशानियाँ आएंगी। भाई बहुत सारे लोग हैं जो कि पूरी तरह से डिपेंडेंट है, मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, मैंने ऑनलाइन एक कोर्स परचेज कर रखा है, रोज़ मेरी क्लासेस चलती है, मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ। अब 15 दिन के लिए आपका इंटरनेट बंद हो गया तो क्या हो गया, सीधा वो 15 दिन का लॉस हो गया। अब वो इकट्ठा आप पढ़ नहीं सकते हो। समझ गए? तो स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन रिसोर्सेज पर रिलाई करते हैं ज़्यादातर, वहीं से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। फिर हेल्थ इम्प्लीकेशंस। कोविड-19 के समय पर इंटरनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन चुका था क्योंकि अभी टेलीमेडिसिन आ चुके हैं, ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स बन चुके हैं, आप ऑनलाइन यहाँ पर अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हो, तो कहीं ना कहीं उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा अगर यहाँ पर इंटरनेट किसी पर्टिकुलर एरिया में शटडाउन कर दिया गया है तो। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में अगर इंटरनेट शटडाउन होता है तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है, गवर्न कौन करता है? तो इंडिया में जो इंटरनेट शटडाउन्स वाले ऑर्डर होते हैं, ये सारे ऑर्डर आते हैं हमारे एक पर्टिकुलर रूल के अंदर में। उस रूल का नाम है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017। पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी के केस में जो टेलीकॉम सर्विसेज होती हैं उसको थोड़े समय के लिए सस्पेंड करने के लिए ये रूल्स हैं, जो कि इंडिया टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंडर में आते हैं। तो ये कह सकते हो नियम है जिसके अकॉर्डिंग इंटरनेट को शटडाउन किया जा सकता है। और इसी नियम के तहत जो खासकर हमारे जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं होम मिनिस्ट्री के, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, उनको पावर दी जाती है कि वो शटडाउन, इंटरनेट को शटडाउन करने का ऑर्डर दे सकते हैं। और ये जो 1885 का एक्ट है ना, टेलीग्राफ एक्ट, ये एक्ट सीधा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार की जो टेलीकॉम सर्विसेज है, जिसमें चाहे वो इंटरनेट सर्विसेज भी हो गई या लाइसेंस वाली सर्विसेज हो गई, उन सबको यहाँ पर कंट्रोल करने का काम करती है, उनको रेगुलेट करने का काम करती है। तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर माना जाता है। बाकी इंटरनेट शटडाउन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया है, उस जजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये 2020 का जजमेंट था, अनुराधा भाषिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि देखो, इंटरनेट शटडाउन अगर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है तो वो सही है, लेकिन अगर वही शटडाउन यहाँ पे कह सकते हो कोई ज़रूरी नहीं था, किसी चीज़ को छिपाने के लिए किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो गलत है। तो इंटरनेट शटडाउन जब भी होगा तो सही कहीं ना कहीं उसको की ज़रूरत क्या थी इसकी, वो ज़रूरत को सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, कि ज़रूरत क्या थी वो यहाँ पर आपको बताना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारी केंद्र सरकार है, उन्होंने कई सारे अमेंडमेंट्स करने की मांग की है कि जो इंटरनेट इसमें शटडाउन है, इस शटडाउन के अंदर में कुछ अमेंडमेंट्स किए भी गए हैं इस 2017 वाले कानून के अंदर में, कि ये जो शटडाउन है मैक्सिमम 15 दिन से हो सकता है। मैक्सिमम 15 दिन तक यहाँ पे हम लोग इंटरनेट को बंद कर सकते हैं किसी भी एरिया के अंदर में। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। आप ये न्यूज़पेपर पढ़ोगे, ये वाला आर्टिकल पढ़ोगे, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो दिमाग के ऊपर से जा रही होंगी कि यार मतलब क्या है क्या नहीं है, इसमें कुछ और ही है। लेकिन मैंने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इधर उधर की जो चीज़ें हैं वो कलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर समझाया है, और सीधा एक सोर्स के बेसिस पर, एक रिपोर्ट के बेसिस पर बताया है। ठीक है, कि आप सीधा एक रिपोर्ट का ज़रिया दे सकते हो कि हाँ इस रिपोर्ट ने ये बताया है। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात की गई है, उसमें कोई सोर्स नहीं दिया गया है कि यहाँ पे कि हाँ ये सोर्स है। समझ गए? चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल बात करता है इंटरनेशनलाइजिंग द रूपी विदाउट द कॉइन टॉसिंग। आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो इसी वाले आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो बहुत ध्यान से इस पूरे आर्टिकल को सुनना है। तो जो फिरोज़ वरुण गांधी, ये
थर्ड टर्म मेंबर हैं पार्लियामेंट के, बीजेपी मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी जो पॉइंट्स हैं वो लिखे हैं कि किस प्रकार से हम जो रुपये का इंटरनेशनलाइजेशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा रुपी है इसको इंटरनेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल व्यापार में इंक्लूड कर सकते हैं। आज क्या होता है, आज अगर दुनिया भर में व्यापार करना हो तो सबसे पॉपुलर चीज़ क्या है? डॉलर, है ना। मेनली डॉलर में व्यापार होता है ना। आप अगर दुनिया में किसी भी देश को डॉलर थमा दो, डॉलर में व्यापार करो, हर कोई देश करने को तैयार है। लेकिन क्या हर कोई देश रुपी में व्यापार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि रुपी का एक्सेप्टेंस नहीं है। रुपी को यहाँ पर ज़्यादा कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करती हैं, जबकि डॉलर का एक्सेप्टेंस पूरे दुनिया भर में है, क्योंकि डॉलर एक पावरफुल करेंसी आपको देखने को मिलेगी। समझ गए? तो हमें क्या करना है, हमें भी रुपी को डॉलर की तरह दुनिया भर में एक्सेप्टेंस के लेवल पर लेकर जाना है कि दुनिया भर की जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर इस रुपी को भी एक्सेप्ट करें, इसमें व्यापार करें। उसी को हम लोग इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो इंडिया लंबे समय से फोकस कर रहा है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो अलग अलग देशों के साथ में व्यापार हो रहा है, उस व्यापार में हम इंडियन करेंसी को इंक्लूड करें, क्योंकि आज जो पूरे दुनिया भर में व्यापार होता है उस व्यापार में डॉलर, उसके बाद चाइना का युआन, इस प्रकार की जो करेंसीज हैं वही ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं। हालांकि चाइना की करेंसी ने भी एक अच्छा पोजीशन गेन कर लिया है इंटरनेशनल व्यापार के अंदर में, जबकि जब हम रुपये की बात करते हैं तो रुपयों की वैल्यू केवल और केवल 2% के आसपास देखने को मिलेगी इस ग्लोबल करेंसी मार्केट में, केवल 2%। और अभी रुपया का जो यूज़ कर रहे हैं हम व्यापार करने में वो कुछ ही देशों के साथ में होता है, जैसे रशिया। तो रशिया की आज के समय पर मजबूरी है, क्योंकि इसको जो एग्रीमेंट है स्विफ्ट एग्रीमेंट उससे निकाल दिया गया, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए, रशिया डॉलर का यूज़ वैसे नहीं कर पा रहा है। तो अभी हम रुपये में रशिया के साथ व्यापार कर पाते हैं, सऊदी अरेबिया के साथ में, नाइजीरिया के साथ में, यूएई के साथ में व्यापार कर पाते हैं। लेकिन हमारा फोकस ये है कि हम इस व्यापार को और बड़े लेवल पर लेकर जाएं, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हों जो कि यहाँ पर इंडिया के इस रुपये को एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, इसी के लिए हमें इंडियन रुपये का जो कह सकते हो इंटरनेशनलाइजेशन है इसको यहाँ पे प्रमोट करना होगा। और इसको प्रमोट करने में कौन कौन यहाँ पर कह सकते हो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, वो है हमारी सरकार तो ऑब्वियस ही बात है रोल प्ले करेगी। उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके अलावा और भी कई सारी बॉडीज़ हो सकती हैं जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडियन रुपये को प्रमोट करने का काम करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर। अब राइटर बोलते हैं कि अगर हम इंटरनेशनलाइजेशन कर दें किसी रुपये का, तो भारत का रुपये अगर इंटरनेशनलाइज हो जाए तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। नंबर 1 बेनिफिट, इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा। रुपी इंटरनेशनलाइजेशन के बेसिस पर क्या होगा, जैसे देखो अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, अभी व्यापार कर रहे होते हैं अलग अलग करेंसी के अंदर में, तो जिस करेंसी में व्यापार कर रहे हैं उस करेंसी में हमें अपनी करेंसी को कन्वर्ट भी करना होता है, करेंसी कन्वर्जन होता है, उसकी अलग कॉस्ट होती है ना। तो ट्रांजैक्शन जो होता है ओवरऑल थोड़ा महंगा पड़ जाता है, व्यापार थोड़ा महंगा पड़ जाता है। बट रुपये में होगा तो हमारा ये व्यापार महंगा नहीं पड़ेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कोई जाएगी नहीं, क्योंकि हम केवल रुपये में ही व्यापार कर रहे होंगे, किसी दूसरे करेंसी में नहीं कर रहे होंगे। फिर उसके बाद में आप देख पाओगे एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी। जब रुपया इंटरनेशनल लेवल के ट्रांजैक्शंस में यूज़ होगा, किसी देश को अगर हम यहाँ पर रुपया पेमेंट कर रहे होंगे, वो देश रुपये में पेमेंट कर रहा होगा, एक दूसरे के साथ में व्यापार रुपये में चल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इससे एक ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन होगी। आप कह सकते हो एक अच्छा मार्केट कंडीशंस बनेंगे। ठीक है, एक कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट के अंदर बनता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा क्विक सेटल टाइम, अगर रुपये का इंटरनेशनलाइजेशन हो जाता है तो इससे जो पेमेंट्स हैं या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है थोड़ी आसान हो जाएगी, जल्दी हो पाएगी, तुरंत काम निपट पाएगा, टाइम भी कम लगेगा, पेमेंट्स वगैरह का ट्रांजैक्शंस प्रॉपर हो पाएगा, क्योंकि केवल हम व्यापार रुपये में ही कर रहे हैं। उसके अलावा इस रुपये का यूज़ करके हम इंटरनेशनल ट्रेड को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे प्रमोट कर सकते हैं भाई, यहाँ पर थोड़ा सा ये बिज़नेस करना आसान हो जाएगा, सस्ता पड़ जाएगा इंडियन बिजनेसेस के लिए, क्योंकि इंडियन बिजनेस को अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ पर उनके पास में रुपये में पेमेंट आएगा, रुपये में वो लोग भी पेमेंट कर सकते हैं, सीधा वो रुपये में पेमेंट कर सकते हैं। उनको कोई भी यहाँ पर अपनी करेंसी का कन्वर्जन, इधर से कन्वर्जन कुछ नहीं करवाना है। इससे यहाँ पर एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे देश का वो भी इंक्रीज़ होगा, इंटरनेशनल व्यापार भी बढ़ेगा, सीधा इंडियन बिजनेस को भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बाकी कई बार आपसे यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा गया है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकर। तो जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आपको पता है कि हर एक देश का जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो सेंट्रल बैंक कुछ ना कुछ अपने पास में फॉरेक्स रिजर्व रखता है, बाहर का विदेशी मुद्रा अपने पास में रखता है, अलग अलग फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, है ना, डॉलर के फॉर्म में। वैसे ही जैसे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है
इसके पास में कई सारे फॉरेक्स रिजर्व है, इसमें हमारे पास में गोल्ड भी है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी हैं, डॉलर भी है। ठीक है, इससे क्या होता है, एक देश की स्टेबिलिटी का पता चलता है, एक देश कितना स्थिर है, उसका फॉरेक्स रिजर्व कितना मजबूत है। समझ गए? तो इस फॉरेक्स रिजर्व में हमें बाहर की मुद्रा भी रखनी पड़ती है, और अगर हम इंटरनेशनलाइज कर देंगे रुपी को, सीधा रुपी का यूज़ हो रहा होगा, तो फिर हमें बाहर का इस मुद्रा को और डॉलर को रखने की, बाहर की करेंसी को रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, सीधा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व को होल्ड करने का प्रोसेस है, इसमें जो पैसा जा रहा है उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। समझ गए? तो ये यहाँ पर इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं? अगर हम रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगे। सबसे पहली चीज़ कैपिटल कंट्रोल। देखो कैपिटल कंट्रोल क्या होता है? कैपिटल कंट्रोल वो तरीके हैं जो कि हमारी सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल बैंक है हमारी, खासकर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके हाथ में होते हैं। तो हमारी केंद्र सरकार और जो सेंट्रल बैंक है, ये हमारी इकॉनमी को पूरी तरह से रेगुलेट कर रही है। कितना पैसा यहाँ से आउटफ्लो होगा, कितना इनफ्लो होगा, इन सब चीज़ों का रेगुलेशन करना, इसके ऊपर कंट्रोल रखना, टैरिफ लगाना, टैक्सेस लगाना, रिस्ट्रिक्शंस लगाना, ये सारी कंट्रोल्स यहाँ पे सरकार और सेंट्रल बैंक के पास में हैं। ठीक है, तो इंडिया के पास में काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर कैपिटल कंट्रोल्स देखने को मिलता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि इसकी वजह से जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स में फिर इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे, या इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इस करेंसी को मैनेज करना। कई सारे यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, कैपिटल कंट्रोल्स ढेर सारे आ जाते हैं। तो पहला चैलेंज आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड चैलेंज है एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी। अब ये क्या है? जो इंडियन करेंसी है ये लंबे समय से देखोगे तो अस्थिर रही है, स्थिर नहीं अस्थिर। हमेशा से यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हो कि अगर जो भी करेंसी अस्थिर है, एक स्थायी नहीं है, अनस्टेबल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दुनिया भर में जो नज़र उस करेंसी को लेकर ज़्यादा बढ़िया होती नहीं है। ठीक है, अनअट्रैक्टिव यहाँ पर उसका इमेज बन जाता है। वैसे ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया की लंबे समय से जो करेंसी है वो स्टेबल नहीं बन पाई है, स्थिर नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी उंगलियां उठ सकती हैं इस करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने में। फिर बात आती है फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट की। बात यहाँ पर यह है, जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, एक डीप फाइनेंशियल मार्केट को डेवलप करने के लिए, और ये मार्केट को डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक अपने देश में एक अच्छा मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट डेवलप करना ज़रूरी होता है अगर आप अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज करना चाहते हो। बट इंडिया का जो ये फाइनेंशियल मार्केट है वो अभी डेवलपिंग प्रोसेस में है, अभी धीरे धीरे यहाँ पर काम चल रहा है उसके ऊपर। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसको लेकर भी हमें काम करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। उसके अलावा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, इंडिया के अंदर जो एनवायरमेंट है पूरा, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और इस एनवायरमेंट के अंदर में हमें सरकार का सपोर्ट चाहिए होगा कि सरकार कुछ ऐसी नीतियाँ, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए जिससे हम फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ को हेल्प कर सकें, फाइनेंशियल सेक्टर हमारा थोड़ा और ज़्यादा ग्रो कर सके, इस प्रकार से उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाएं। तो ऐसा एनवायरमेंट हमें बनाना होगा। बाकी एक और चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन एफर्ट्स। इंडिया को बहुत सारे स्टेप्स उठाने होंगे, क्योंकि ये जो हमने एम रखा है, गोल रखा है कि दुनिया भर के देश इंडियन रुपी को एक्सेप्ट करें, अपने आप पे गोल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो भारत को ज़रूरत है कुछ एक्टिव स्टेप्स उठाने की, हमारी करेंसी को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करने की। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग देशों में अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बना सकते हैं, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर सकते हैं अलग अलग देशों में जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज की जाएंगी। ठीक है, तो हमें ये काम करने होंगे, तो तब जाके यहाँ पर इसका प्रमोशन होगा। बाकी जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कई सारे देशों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ठीक है, अब जिस देश के सबसे ज़्यादा देशों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट अगर होंगे तो क्या उस देश की इमेज इंटरनेशनल लेवल पर सही होगी? नहीं होगी। तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरह देखने को मिलता है कि अगर भैया उस देश के रिलेशन ज़्यादा देशों के साथ में सही नहीं है तो उसका इमेज, उसकी छवि अच्छी है भी नहीं। तो इंडिया को ज़रूरत है अपने ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशंस को स्टेबल बना के रखना, स्थिर बना के रखना। ठीक है, किसी के साथ में कोई ऐसा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस प्रकार की चीज़ को मेंटेन करके रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें अपना रुपी को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाना है तो। ठीक है, अब राइटर यहाँ पे कुछ आगे वे फॉरवर्ड देते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, इंडियन रुपी को हमें क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड होता है उसमें इंकरेज करना चाहिए, उसमें प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार को जो पहला कदम उठाना चाहिए वो हमारे पड़ोसी देशों से उठाना चाहिए। जो हमारे पड़ोसी देश हैं, फॉर एग्जांपल नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनके साथ में जो भी व्यापार हो रहा है इसको हम पूरा कोशिश करें इंडियन रुपी में हो, भारतीय जो रुपया है उसमें हम लोग व्यापार कर सकें।
क्योंकि यहीं से शुरुआत होगी, देन ही आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ पाएंगे, यहीं से इसका प्रमोशन स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा आर्टिकल। आई होप आपको यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये अच्छे से समझ में आ चुके हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या होना चाहिए। उसके अलावा हमें फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट करना होगा, हमारे जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा छूट देनी होगी, वहाँ पे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर छूट देनी होगी, ताकि यहाँ पर बाहर के जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़ा सा आके आराम से यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकें, वो थोड़ा सा इंडिया को अट्रैक्टिव समझें कि ये यहाँ पर निवेश करने लायक अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो इंडियन इकॉनमी को हमें थोड़ा और मजबूत करने के ऊपर ही मेजर फोकस रखना होगा, क्योंकि जब भी भारत की इकॉनमी एक अच्छी और एक मजबूत, एक स्थिर इकॉनमी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है बाहर के जो देश हैं, इन्वेस्टर्स हैं, या बाहर की जो कंट्रीज़ गवर्नमेंट हैं, वो यहाँ पर एक देश को मजबूत देश समझेंगे, फॉर एग्जांपल यूएसए। ठीक है, तो एक अपने देश की इकॉनमी को मेंटेन करके रखना, उसको मजबूत करने के ऊपर हमेशा फोकस करना होगा, तभी जो इमेज और जो छवि है वो एक बेहतर तरीके से बनने वाली है बाहर के इन्वेस्टर्स के नज़रों में। ठीक है, तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा आर्टिकल कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं, मतलब क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब आज का मेंस का क्वेश्चन इसी के ऊपर है, आप इससे क्या समझते हो इसके बेसिस पर आंसर लिखना। क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी एंड हाउ कैन दे बी एड्रेस्ड। तो भारतीय रुपया जो है ना, इंडियन जो रुपी है, इसका अगर हम अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, इंटरनेशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं, उसके अलावा इन चुनौतियों से हम कैसे लड़ सकते हैं। ठीक है, तो 250 शब्दों में आंसर लिखना है। हिंदी में भी क्वेश्चन है, एक बार इसको रीड कर देता हूँ। भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है या करना पड़ता है, और उन्हें कैसे संबोधित किया जा सकता है, ये आपने 250 शब्दों में बताना है। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। दोस्तों, जब आप अपने आंसर को लिखकर सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। चलो आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। तो ये आर्टिकल ख़त्म हुए हमारे। अगला आर्टिकल, अंडरस्टैंडिंग डार्क पैटर्न्स। ठीक है, अब ये क्या है मैटर, इसको समझते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, और जो भी आपको इस आर्टिकल से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आती हैं लिखने के लिए, वो सब मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपको कोई माथा मारने की ज़रूरत नहीं है यार इस आर्टिकल में से क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ, आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। ठीक है, बात आई है डार्क पैटर्न को लेकर। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज़ यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारी भारत सरकार के अंडर में आता है ये वाला मंत्रालय, इस मंत्रालय ने 17 लोगों को मिलाकर यहाँ पे कह सकते हो एक ग्रुप डेवलप किया है, ताकि ये लोग कुछ नियम कानून बना सकें, कुछ गाइडलाइंस बना सकें, और उन गाइडलाइंस से क्या किया जा सके, जो कंज्यूमर्स होते हैं, आप और मैं हूँ, हम कंज्यूमर्स जो हैं, इनकी प्रोटेक्शन की जा सके, डार्क पैटर्न से इनको बचाया जा सके। तो कंज्यूमर्स को डार्क पैटर्न से बचाने के लिए कुछ गाइडलाइंस को तैयार किया जा रहा है, वो खबर यहाँ पर निकल कर आई है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कि ये डार्क पैटर्न्स होते क्या हैं। देखो, डार्क पैटर्न को हम लोग डिसेप्टिव पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि कई सारी वेबसाइट्स, कई सारी जो ऑनलाइन कंपनियां हैं वो अपना रही हैं, आपको बाकी सारे कंज्यूमर्स को चूना लगाने के लिए। कैसे, मतलब आपसे वो काम करवा लिया जाता है जो कि आप नहीं करना चाहते, और ये ऑनलाइन कंपनियां वो कर रही हैं। इसी को हम लोग डार्क पैटर्न बोलते हैं। ये जो टर्म है डार्क पैटर्न, ये कौन लेकर आया है, इनका नाम है हैरी ब्रिगनल। क्वेश्चन बन सकता है कि डार्क पैटर्न टर्म रिसेंटली न्यूज़ में था, कौन लेकर आया। तो हैरी ब्रिगनल ने यहाँ पर ये टर्म दिया है। ठीक है, ये भी एक कह सकते हो कि यहाँ पर यूज़र थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, तो 2010 में बेसिकली यहाँ पर इन्होंने ये टर्म दिया। अब जो ये पैटर्न है डार्क पैटर्न, ये क्या बताता है, देखो ये डार्क पैटर्न कहीं ना कहीं ऑनलाइन कंपनियों की पोल खोलता है कि ऑनलाइन कंपनियां क्या कर रही हैं, कितना गलत तरीका कर रही हैं, कह सकते हो कि ज़बरदस्ती आपसे कुछ ना कुछ करवा रही हैं, है ना, कुछ छिपा कर यहाँ पे आपसे पैसा ले लिया गया, आपसे पता नहीं चल रहा है। ऐसे कई सारे तरीके होते हैं जहाँ पे कंपनियां फ्रॉड कर रही होती हैं, ऑनलाइन कंपनियां, और ऐसे आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपने, जब मैं बताऊंगा ना आगे, तो आप खुद कहोगे हाँ मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये हर एक ने एक्सपीरियंस किया होगा, ये डार्क पैटर्न जो आज के समय पर फॉलो किया जा रहा है। अब डार्क पैटर्न के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, 9 प्रकार के डार्क पैटर्न्स होते हैं। नंबर 1, फॉल्स अर्जेंसी।
यहाँ पर एक चीज़ की कमी क्रिएट कर देना, एक चीज़ को लेकर इतना अर्जेंट बना देना, उसकी कमी क्रिएट कर देना जिससे कंज्यूमर्स के ऊपर प्रेशर पड़े, है ना, कि कंज्यूमर फटाफट उस चीज़ को परचेज़ कर सके, ठीक है, कंज्यूमर फटाफट एक एक्शन ले सके, उसको खरीद सके, ठीक है, उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को मार्केट में इतना ज़्यादा कम कर देना। तो वो गलत तरीके से किया गया, क्योंकि उसको वो प्रोडक्ट बेचना था, तो गलत तरीके से, या फिर उन्होंने अपनी वेबसाइट पर दिखाया ये खत्म होने वाला लिमिटेड प्रोडक्ट है, 2 बचे हैं, लेकिन स्टॉक में भर कर रखा हुआ है और आपको ज़रूरत है तो आप वैसे अगर आप में भरपूर होता, उसमें अगर ऐसा कुछ ना लिखा होता तो आप आराम से परचेज़ कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है केवल 2 बचे हुए हैं, 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट बचे हुए हैं, जबकि स्टॉक में इनके भरपूर रखा हुआ है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो फटाफट परचेज़ कर लो यार, ख़त्म ना हो जाए, और जितना पैसा वो मांगेगा उतना पैसा भी देने को तैयार हो गए अगर आपको अर्जेंट है तो, आप अगर इमरजेंसी में हो तो ये तरीका कंपनियाँ कर रही हैं, ऑनलाइन कंपनियाँ। दूसरा है बास्केट स्नैकिंग। अब क्या होता है, डार्क पैटर्न में कई बार जैसे आप अमेजन पे या फिर कहीं पर कोई से भी प्लेटफॉर्म पर कोई सामान परचेस करते हो तो आप अपना पूरा कार्ट तैयार करते हो, है ना। मान लो आपने कोई राशन परचेस करना है, कुछ और परचेस करना है, तो आप सामान को सीधा कार्ट में ऐड करो, बास्केट में ऐड कर रहे हो ऑनलाइन वहीं पर ही, फिर सब कुछ इकट्ठा करने के बाद में एक साथ सबका पेमेंट कर देते हो, वो सारा सामान एक साथ आ जाता है। तो जब आप कार्ट में ऐड कर रहे होते हो ना, तो आप तो कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हो, लेकिन कभी कभी ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये जानबूझकर आपसे बिना पूछे कुछ और सामान आपके कार्ट में ऐड कर देते हैं, फिर उसका बिल आपको लास्ट में पे करना पड़ता है। तो ये भी यहाँ पर कह सकते हो डार्क पैटर्न के तौर पर रखा गया है। कन्फर्म शेमिंग, कई बार किसी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पर यहाँ पे अगर कंज्यूमर्स उसको कंफर्म नहीं करता है, उसको लेकर कंज्यूमर्स को क्रिटिसाइज़ करना, उसके ऊपर अटैक करना, वो चीज़ें बनी होती हैं। फोर्स्ड एक्शन यहाँ पर बना रहता है, यानी कि ज़बरदस्ती कंज्यूमर को पुश किया जाता है कि आप ये काम करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लो कोई आपको सर्च कर रहे हो, आप कोई कंटेंट सर्च कर रहे हो, सपोज यूपीएससी से रिलेटेड कुछ डेटा आपने सर्च किया, तो डेटा सर्च करने के बाद में क्या हुआ, आपको एक वेबसाइट मिली, आप लग रहा है अरे यार अच्छा कंटेंट है, अब इसको मैं फटाफट डाउनलोड कर लेता हूँ या सेव कर लेता हूँ या पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे आप डाउनलोड करने के लिए गए, उसने सीधा ईमेल एड्रेस मांग लिया, साइन अप करो चलो। और ऐसे कई सारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं, आप सीधा वेबसाइट ओपन करोगे तो सीधा साइन अप मांगते हैं, भाई साइन अप करोगे, ईमेल आईडी दोगे उनको, नंबर दोगे अपना, तब जाके वो कंटेंट मिल पाएगा। और वो आपका पर्सनल डेटा हो गया, ईमेल आईडी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, वो आप किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकते हो आजकल के समय पर, तो खासकर जब खासकर साइबर अटैक्स जैसी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा नज़र आ रही हैं तो। लेकिन आपसे ज़बरदस्ती वो काम करवाया जा रहा है, और आपको मान लो बहुत ज़्यादा देर हो रही है, आपको ज़रूरत है, प्रेजेंटेशन की नीड है, तो आप क्या करोगे, सीधा वहाँ पर डेटा दोगे, ठीक है। तो ज़बरदस्ती का साइन अप प्रोसेस यहाँ पर ऐड कर दिया गया। डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप साइन अप करोगे तो, ठीक है। बाकी सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, यानी कि आप कह सकते हो एक बार आप किसी चीज़ में जाते हो, मतलब कि आपने सपोज़ कि कोई वेबसाइट ओपन की, आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ पर कंटेंट आपने देखा, आप वेबसाइट में एंटर तो कर गए लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपने साइन अप तो कर लिया लेकिन वहाँ पे उसको कैंसिल नहीं कर पा रहे हो। आपने कोई सा प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शन भी ले लिया लेकिन आप उस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल नहीं कर पा रहे हो, कैंसिल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, या फिर कैंसिल करने का ऑप्शन उन्होंने साइड में बहुत छोटा सा बना दिया, आपको दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो वो भी डार्क पैटर्न वाली कैटेगरी में आता है। या फिर इसमें एक और प्रकार होता है बेट एंड स्विच का। अब बेट एंड स्विच क्या होता है कि भैया ऑनलाइन प्रोडक्ट आप परचेस करो, भाई ऑनलाइन देखते हो यार ये तो सामान बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सस्ते दाम में मिल रहा है, और आपने असल में मंगाया और घर पे आया वो सामान, तो वो दिखा कि यार ये कैसा है, अब पता चला ये क्यों इतना सस्ता था। लेकिन इसमें क्या है कि एडवर्टाइजमेंट ने दिखाया कुछ और आपको दिया कुछ और, लोअर क्वालिटी का प्रोडक्ट समा दिया, ये भी डार्क पैटर्न है। फिर आती है एक हिडन कॉस्ट। देखो कई बार क्या होता है कि आप एक सामान परचेस करो, आपको लग रहा है भैया 200-300 रुपये का है, ठीक है परचेस कर लेते हैं, आपने जैसे ही इसको बाय नाउ पर दबाया, इसमें कुछ और कॉस्ट और ऐड हो जाती है धीरे से, वही 50 रुपये इस चीज़ के जा रहे हैं, 40 रुपये डिलीवरी के जा रहे हैं, इस प्रकार के यहाँ पे कोई और चीज़ ऐड हो जाएगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका सामान 300 से सीधा 400 का हो गया। तो यहाँ पर एडिशनल कॉस्ट जो है ये छिपा के रखते हैं और फिर लास्ट में एकदम से यहाँ पर देते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे आप जब परचेस करते हो उस समय पर देना, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। फिर डिस्गाइज ऐड, कई बार ऐड ऐसे होते हैं जो कि मतलब गलत ही होते हैं पूरी तरह से, ठीक है, बिल्कुल गलत ऐड होते हैं कि कुछ सामान कुछ और है और यहाँ पर ऐड किसी और चीज़ का दिया है जिससे आप यहाँ पर इन्फ्लुएंस होकर वो चीज़ को परचेस कर सको। तो ये सब कुछ डार्क पैटर्न कहलाता है। डार्क पैटर्न के ये सारे प्रकार हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। देखो डार्क पैटर्न सीधा सीधा एक यूज़र को, आपको, मैं को, अगर मेरे साथ में, अगर आपके साथ में कुछ ऐसा होता है तो हम कंफ्यूज होंगे यार, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे इसी चीज़ के अंदर में, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। भाई ऐसा सामान जो हमें नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती हमें फोर्स किया जा रहा है कि उस चीज़ को परचेज़ कर लो,
ज़बरदस्ती यहाँ पे आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करो, तो उस चीज़ से फ्रस्ट्रेशन बनता है। समझ गए? इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके साथ में या किसी भी पर्सन के साथ में जिससे ज़बरदस्ती इन्फॉर्मेशन शेयर करवाई है, उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ में छेड़छाड़ भी हो सकती है। अब ये जो कंपनियां हैं ना, ये डार्क पैटर्न का इसी तरीके से यूज़ कर रही हैं। सोशल मीडिया कंपनीज हो गई, बिग टेक फर्म्स हो गए, जैसे एप्पल हो गया, अमेजन हो गया, स्काइप, फेसबुक, लिंक्डइन, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ये सब डार्क पैटर्न का यूज़ कर रही हैं। इवन यूरोप के अंदर तो बवाल हो गया था अमेजन को लेकर। पता है हुआ क्या था कि अमेजन प्राइम जो था, अमेजन प्राइम का जो सब्सक्रिप्शन होता है, इस सब्सक्रिप्शन को आप ले तो सकते हो, आपने एक बार ले लिया, लेना आसान है, पेमेंट कर दिया, लेकिन इस सब्सक्रिप्शन का कैंसिल करने में बहुत सारे स्टेप्स भरने पड़ते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं, वो कैंसिल करना फिर छोड़ देते हैं, यार छोड़ो हम ना करें कैंसिल वगैरह। तो ये चीज़ हो रही थी अमेजन के अंदर में, तो ये भी डार्क पैटर्न की कैटेगरी में आता है। अब 2022 में यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर अमेजन पे ऊपर एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद में इन्होंने अमेजन ने अपना जो कैंसिलेशन का प्रोसेस उसको आसान किया। जो ये मल्टीपल स्टेप्स इन्होंने ऐड कर रखे थे, ये कोई गेम थोड़ा चल रहा है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके एक सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करने के लिए, तो फिर अब उस कैंसिल के प्रोसेस को थोड़ा आसान किया है, आप फटाक से आप कैंसिल कर सकते हो। ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा कई सारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म ऐसा ही कर रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि इस डार्क पैटर्न से कैसे लड़ा जाए। दुनिया भर की कोई कंपनियाँ वगैरह हैं या कोई देश वगैरह है जो कानून वगैरह लेकर आया है? हाँ बिल्कुल, मार्च 2021 में कैलिफोर्निया, यूएस की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पर एक अमेंडमेंट पास किया कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट के अंदर में, और इन्होंने डार्क पैटर्न्स को भी ऐड कर दिया कि डार्क पैटर्न के ऊपर भी सीधा सीधा एक्शन लिया जाएगा, जो भी कंपनी अगर डार्क पैटर्न वाला ये पैटर्न फॉलो कर रही होगी तो। फिर ऐसे इसी प्रकार से यूके ने भी यहाँ पर 2019 में कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, ठीक है। तो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं दुनिया भर में, इंडिया को भी उठाना पड़ेगा। भारत में अभी आपको कोई ऐसा कानून नहीं देखने को मिलेगा जो कि डार्क पैटर्न्स को हैंडल कर सके, लेकिन अब इसके प्रति गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं। इसी के लिए तो कुछ लोगों को ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा है कि न्यूज़ क्या है, न्यूज़ यही तो है कि अब इस डार्क पैटर्न्स के खिलाफ गाइडलाइंस बननी स्टार्ट हुई हैं। समझ गए? चलो, ये था यहाँ पे डार्क पैटर्न क्लियर हो गया। चलो आते हैं उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अगला जो एडिटोरियल यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह है हाई सीज ट्रीटी को लेकर। तो व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द हाई सीज ट्रीटी, या हाई सीज ट्रीटी क्या है, फटाफट यहाँ पर इसको अपन डिस्कस करेंगे। ये मुद्दा क्या है पहले ये समझो। अभी 19 जून जो निकली है, पिछला महीना जून का था, तो 19 जून में यूनाइटेड नेशन ने मैरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन को अडॉप्ट कर लिया। यानी यूनाइटेड नेशन ने जो ये हाई सीज ट्रीटी है, इस ट्रीटी को अडॉप्ट कर लिया। इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आई। तो ये हाई सीज ट्रीटी क्या है, भारत इस ट्रीटी को लेकर क्या बोलता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि आपने पता होनी चाहिए। दोस्तों पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में। तो इस पिक्चर को देखो। अब मान लो यहाँ पर कोई टेरिटरी है, कोई पर्टिकुलर देश है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल लेंगे, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि पेनिनसुलर इंडिया का मैप ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे, ऐसे सदर्न पोर्शन ड्रॉ कर दोगे। जो हमारे साउथ का रीजन है वही तो है पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर रीजन वो होता है जो कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो, पानी से घिरा हो। जैसे इंडिया का निचला हिस्सा 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये सदर्न पोर्शन हो गया। अब ये इधर यहाँ पर आपको अरेबियन सी देखने को मिल जाएगा, इधर बे ऑफ बंगाल देखने को मिल जाएगा भारत के, ठीक है। अब यहीं पर जो पूरा समुद्र है, ये जो पूरा समुद्र है ना, इस समुद्र को अलग अलग सेक्शंस के अंदर में डिवाइड किया गया है। तो भारत की जो टेरिटरी है, लैंड जो है, उस लैंड से थोड़ी दूर तक जो समुद्र का हिस्सा होगा वो हमारा इंटरनल वाटर कहलाएगा, उस पर हमारा पूरा कंट्रोल होगा। फिर उसके बाद आगे जो हमारी बेस लाइन होगी, बेस लाइन से आगे आपको 12 नॉटिकल माइल्स और चलना है। तो 12 नॉटिकल माइल्स और चलोगे तो वो हमारा टेरिटोरियल सी कहलाएगा। अगेन टेरिटोरियल सी पर भी आपका कब्जा है, आप उसके अंदर अपने हिसाब से काम कर सकते हो। फिर अपने ही बेस लाइन से आपको और आगे जाना पड़ेगा, तो 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स का मतलब लगभग अप्रॉक्स 370 किलोमीटर्स। तो इंडिया की बेस लाइन से आपको 370 किलोमीटर आगे जाना है। यानी कि अब भारत का जो ये समुद्र का हिस्सा जो है, ये वाला समुद्र का हिस्सा, इस पे भी इंडिया का कंट्रोल है, ठीक है। अब इंडिया या फिर किसी भी देश, कोई भी देश जो कि समुद्र के साथ में बड़ी बाउंड्री को शेयर कर रहा है, ठीक है, वो अपनी बेस लाइन से आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक का हिस्सा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की कैटेगरी में रखता है। उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर जो वाटर है वो है हाई सीज, यानी इंटरनेशनल वाटर, ठीक है। इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। और दुनिया में ये जो ओशन है ना, ये 50% इस प्रकार का समुद्र हमारा हाई सीज वाली कैटेगरी में आता है, इंटरनेशनल कैटेगरी वाला।
जिसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से हमारा जो हाई सीज है, जो इंटरनेशनल वाटर्स है, क्योंकि यहाँ तक तो आप कह सकते हो फॉर एग्जांपल इंडिया का जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का समुद्र का हिस्सा है उस पर इंडिया कंट्रोल कर लेगा, किसी और देश का समुद्र का हिस्सा है उतना वो उस पर वो कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन उसके बाहर का जो इंटरनेशनल वाटर्स है उसकी प्रोटेक्शन करना, उसकी सुरक्षा करना, और उसी की सुरक्षा करने के लिए ही तो ये ट्रीटी बनाई गई है, हाई सीज ट्रीटी, जिसको हम BBNJ के नाम से जान रहे हैं। समझ गए? तो ये था यहाँ पर पूरा कॉन्टेक्स्ट। अब की बार भी ये न्यूज़ में था, ध्यान रखना, अभी फरवरी में न्यूज़ में था ये। तो भारत ने क्या किया है, अलग अलग देशों के साथ में उनके ऊपर जोर दिया है कि वो क्या करें, हमारा जो ओशन है, खासकर इंटरनेशनल वाटर है हाई सी वाला, उसकी प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान दें। ये बात खुद यहाँ पे जो रिसेंट मीटिंग हुई थी फरवरी 2023 में इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस वाली, उसमें ये बात रखी गई थी। ठीक है, तो BBNJ क्या है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी नेशनल ज्यूरिसडिक्शन जितना एक पर्टिकुलर कंट्री के अंडर में आ रहा है, जितना समुद्र का हिस्सा, उसके बियॉन्ड, उसके बाहर वाला जो हिस्सा है उसकी बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी मतलब उस समुद्र के हिस्से के अंदर के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन की बात करता है ये एग्रीमेंट। समझ गए? तो इंडिया इस एग्रीमेंट को सपोर्ट करता है, और इंडिया ने यहाँ पर मतलब आप कह सकते हो, देखो इसको लेकर कई सारे डेवलपमेंट हुए हैं, कई बार बातचीत हुई है अलग अलग सरकारों के बीच में। 2014 से बातचीत चल रही है, अभी 2023 में रिसेंट बातचीत हुई थी फरवरी के महीने में। इसको लेकर भारत ने सपोर्ट किया, भारत ने बोला बिल्कुल हमें ये जो मैनेजमेंट है इसका होना चाहिए, जो ये इंटरनेशनल वाटर है, ओशन वाला एरिया है, इसमें बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा होनी चाहिए। इस प्रकार की ट्रीटी साइन की गई थी। अब ये ट्रीटी क्या है, BBNJ ट्रीटी, इसको हम लोग ट्रीटी ऑफ द हाई सीज के नाम से भी जानते हैं। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के अंदर बोला गया है कि जो भी देश है वो अपने नेशनल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर, नेशनल ज्यूरिसडिक्शन समझ गए ना, जो एक पर्टिकुलर कंट्री के अंडर का वाटर आ रहा है उसका ज्यूरिसडिक्शन, उसकी पावर से वहाँ तक, उसके बाहर वाला जो हिस्सा है इंटरनेशनल वाटर्स जो हैं उस पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन करना। तो ये BBNJ के अंदर में, इस ट्रीटी के अंदर में, इस एग्रीमेंट में कई सारी चीज़ें आती हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के जो बाहर का हिस्सा है ना, हाई सीज स्पेशली, हम उसकी बात कर रहे होते हैं। अब जो ये IUCN है, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने बोला है कि इस प्रकार का जो इंटरनेशनल वाटर है ये अर्थ पर आधे से ज़्यादा प्रेजेंट है। अर्थ का जो सरफेस है ना, आधा सरफेस इसी प्रकार का पानी से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार के पानी को हम प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। भाई अर्थ के सरफेस का, पृथ्वी का जितना सतह है, इसमें आधा हिस्सा इसी इंटरनेशनल सी वाटर का है, लेकिन इस आधे हिस्से में केवल 1% ही पानी को प्रोटेक्शन मिल पाई है। बाकी के प्रोटेक्शन का क्या करना है फिर? बाकी को भी तो प्रोटेक्शन देनी है, बाकी की भी तो सुरक्षा करनी है, बाकी का जो ओशन का सरफेस बचा है वहाँ पर प्लांट्स एनिमल्स की सुरक्षा करनी है। तो उसी के लिए यहाँ पर ये जो ट्रीटी है वो लेकर आई गई है। समझ गए? अब ये ट्रीटी फॉलो करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये देखो हमारा ओशन का हेल्थ की बात है। ओशन का हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ओशन हमको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है, ह्यूमैनिटी को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है, काफ़ी सारा जो फूड है, सी फूड निकल कर आ रहा है, लोगों को मिल पा रहा है ना। तो ये एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही एरियाज़ वो हैं जो कि बहुत प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं, जैसे प्रदूषण हो गया, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखने को मिल ही रहा है। कई बार यहाँ पर लंबे समय से डिमांड की जाती है, भाई समुद्र के अंदर खनन करेंगे, खनन करने के बाद में मिनरल्स को निकालेंगे, उन मिनरल्स का, उन खनिज पदार्थों का अलग अलग जगह पर यूज़ करेंगे, तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारा जो सी फ्लोर है, खासकर जो सी बेड है, समुद्र का जो तल है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डैमेज होगा। जानवरों के ऊपर, उसके अंदर पाए जाने वाले पेड़ पौधों के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऑलरेडी क्या हुआ है, समुद्र के अंदर पाए जाने वाले कई सारे जो जानवर हैं उनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रख दिया गया है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी का मतलब है कि कहीं ना कहीं मानव की इन हरकतों की वजह से वो जानवर ख़त्म हो चुके हैं, और आज के समय पर बहुत ही नामात्र के बराबर बचे हुए हैं, कुछ संख्या में बचे हुए हैं, कुछ नंबर में बचे हुए हैं। और अगर वो भी ख़त्म हो जाएं तो वो जानवर आप कह सकते हो हमारे पूरी पृथ्वी से ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे कई सारे जानवर, ऐसे ओशन के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा BBNJ वाला एग्रीमेंट। बाकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वगैरह क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, उन सब का डेफिनेशन UN क्लॉज ने दिया है। ठीक है, जो एक देश के अंदर में, मतलब एक देश का जो समुद्र का हिस्सा है ना, वो 5 जोन्स में बटा हुआ होता है। इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कॉन्टेगियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई जोन, जो कि मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाया था। इनको डिफाइन कौन करता है? तो UN क्लॉज, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। हमारा पूरा समुद्र का जो हिस्सा है उसको कंट्रोल करने के लिए UN क्लॉज को बनाया गया। 1982 का यहाँ पर ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसको हम लोग समुद्र के जो कानून होते हैं वो भी यहाँ पर उस नाम से ही पुकारते हैं। समझ गए? तो ये है यहाँ पर हमारा हाई सीज ट्रीटी, इसके प्रोविजंस क्या हैं वो भी मैंने आपको समझा दिए हैं।
नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। नाउ यहाँ पर साइंस वाला सेक्शन है, इस वाले सेक्शन पर माइग्रेन ट्रीटमेंट के बारे में बात की गई है। आपको पता होगा या फिर आप में से कुछ लोग होंगे भी, वैसे ना हो तो अच्छा है, जिनको माइग्रेन का पेन होता होगा सर में। मेरे होता है, कभी कभी होता है, तो ये दर्द ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। मतलब मैं क्या बताऊँ कि जिसको होगा वही फील कर पाएगा, इतना ज़्यादा खतरनाक दर्द होता है माइग्रेन का सर में। मेरे को होता है कभी कभी। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये दिया गया है कि जो ये हेडेक्स है, माइग्रेन वाले जो हेडेक्स है ना, ये कॉमन नहीं है। जो नॉर्मल सर में दर्द होता है वो अलग है, उससे ज़्यादा खतरनाक, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा दर्द यहाँ पर होता है इस माइग्रेन वाले हेडेक के अंदर में। तो माइग्रेन का अटैक और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे के ट्रिगर्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, वो यहाँ पर इस आर्टिकल में समझाया गया है। आओ थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं। अब दोस्तों, माइग्रेन एक कॉमन हेल्थ इशू है। सबसे पहली चीज़, दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि माइग्रेन से गुजर रहे होते हैं। तो दुनिया में हर 7 में से एक व्यक्ति कहीं ना कहीं माइग्रेन से गुजर रहा है। ठीक है। कभी कभी यहाँ पर आप कह सकते हो कि बोला जाता है कि महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा माइग्रेन देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू द पुरुष। तो मेन से ज़्यादा माइग्रेन फीमेल में पाया जाता है। अब बात यह है कि माइग्रेन होता कैसे है, इसके पीछे का मेन कारण क्या है। तो एक डॉक्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, सीधा आपके दिमाग से रिलेटेड बीमारी है। और इसमें जो हेडेक होता है ये थोड़ा नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल से एक खतरनाक वाला भी होता है, सीवर हेडेक, जो बर्दाश्त ही ना हो। जिस दिन यहाँ पर वो दर्द हो जाए उस दिन का दिन बर्बाद है, सच्ची बता रहा हूँ। ठीक है। और ये जो सीवर हेडेक है, जो माइग्रेन वाला हेडेक होता है, ये 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक आपके सर में रह सकता है। और इसकी वजह से नौसिया, उल्टी आना, ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में, मतलब कोई आवाज़ भी आप सुन लो तो बहुत चिड़चिड़ापन से होना, हल्की सी आवाज़ भी दिमाग में जा रही है ना, अगर कोई साउंड हो रहा है आसपास तो भी आपके सर में बहुत तेज़ी से लगता है चोट लग रही है सर के अंदर में। तो इस प्रकार का यहाँ पर जो माइग्रेन का जो हेडेक है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बहुत सारे लोग जो माइग्रेन वाली प्रॉब्लम है वो महीने में कुछ बार, मतलब महीने में हो सकता है 4-5 बार यहाँ पर माइग्रेन फेस करते हों। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर, मतलब दुनिया में 2% ऐसे केसेस हैं जो कि क्रोनिक माइग्रेन फेस कर रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक लेवल से गुजर रहे हैं, जहाँ पे कुछ व्यक्तियों को एक महीने में 15-15 दिन माइग्रेन का हेडेक रहता है। बाप रे, मुझे नहीं पता कैसे बर्दाश्त होता होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक महीने में 15-15 दिन जो माइग्रेन का हेडेक है वो यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन है कि माइग्रेन ट्रिगर्स क्या होता है, मतलब कैसे होता है माइग्रेन, इसके पीछे के रीज़न क्या है। चीज़, वाइन, शराब का ज़्यादा यूज़ करना, चॉकलेट, नट्स, प्रोसेस्ड मील्स, प्रोसेस्ड खाने को खाना, कुछ में स्मेल हो गई या फिर लाइट हो गई या फिर आप सही से सो नहीं पा रहे हो, तो ये चीज़ें आपके माइग्रेन पेन को ट्रिगर कर सकती हैं। ट्रिगर मतलब इनको और ज़्यादा बढ़ावा दे सकती हैं। ठीक है, ठीक है। या फिर कोई वेदर का चेंज हुआ, ट्रैवलिंग कर रहे हो, मेंस्ट्रुएशन हो गया, इसकी वजह से भी यहाँ पर माइग्रेन के जो पेन है जो फेस कर रहा है इंसान, जो एक्सपीरियंस करता रहता है, उसमें ये चेंजेस होते रहता है। तो आपको ये ट्रिगर्स देखने को मिलेंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे माइग्रेन का पेन वापस से स्टार्ट हो जाता है, चालू हो जाता है। तो इनसे बच के रहना पड़ता है। अब माइग्रेन के पेन में अपने आप में अलग अलग फेसेस हैं। डॉक्टर ने एक्सप्लेन करे हैं 4 फेसेस होते हैं। पहला फेस होता है प्रोड्रोम फेस। अब इस प्रोड्रोम फेस में जो माइग्रेन का पेन है, जो हेडेक है, कुछ घंटे तक यहाँ पर रहता है। फिर उसके बाद में इस फेस में जो पर्सन है काफ़ी इरिटेशन में रहता है, डिप्रेस रहता है ना, दवाइयाँ लेता रहता है, या फिर कह सकते हो कि उसको फूड की क्रेविंग्स होती हैं, खाने का मन करता रहता है बार बार। जो सेकंड फेस होता है वो कहलाता है ऑरा फेस। इसमें एक पर्सन क्या होता है, जब इस ऑरा फेस से गुजर रहा होता है तो उसको मतलब लाइट दिखाई पड़ती हैं अपनी आंखों के सामने, थोड़ा चमकीली सी फ्लैश लाइट नज़र आ रही हैं, जिगजैग सी लाइंस दिखाई पड़ रही हैं, है ना, बहुत थका हुआ सा, हाथ पैर में ऐसे लग रहा है झुंझुनी चढ़ रही हैं, सर में यहाँ पर चींटियाँ काट रही हैं, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर फेस होती हैं। तो माइग्रेन्स यहाँ पर ऑरा के साथ या फिर विदाउट ऑरा भी हो सकता है। ये सेकंड फेस है। बाकी जो थर्ड फेस होता है हेडेक का, वो यहाँ पर 4 से 72 घंटे तक रह सकता है, ये बताया गया। और जो फोर्थ फेस होता है माइग्रेन का, यहाँ पर एक इंसान बिल्कुल, मतलब कह सकते हो थोड़ा अच्छा महसूस नहीं कर पाता, इरिटेशन और कन्फ्यूज जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है। बाकी मैंने आपको बताया वेमेन के अंदर में जो माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी मेंस्ट्रुएशन के समय में। ठीक है, या फिर कह सकते हो जो हार्मोन लेवल्स होते हैं, एस्ट्रोजन जो हार्मोन लेवल महिलाओं में पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, तो इस वाले यहाँ पर हार्मोन की गिरावट की वजह से भी कह सकते हो जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है हो सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर जताई गई है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आपको पता है एक बच्चे को भी माइग्रेन हो सकता है। आप कहोगे वाकई में? हाँ, बच्चा भी माइग्रेन से सफ़र कर सकता है। एक ऐसा बच्चा जो उसका मतलब जिसके पेरेंट, अगर कोई एक पेरेंट या माता या केवल पिता, इनमें से कोई व्यक्ति अगर माइग्रेन के पेन को फेस कर रहा है लंबे समय से, तो हो सकता है यहाँ पर वो माइग्रेन का पेन बच्चे में भी आ जाए। 50% चांसेस है उस बच्चे को भी माइग्रेन का पेन मिल जाए।
या फिर अगर दोनों ही पेरेंट्स माइग्रेन से पीड़ित हैं, दोनों ही व्यक्ति यहाँ पर माता और पिता दोनों को माइग्रेन होता है, तो चांसेस है बच्चे के 75% उसमें भी माइग्रेन यहाँ पर देखने को मिले। समझ गए। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? पहली बात, आपने ट्रिगर्स को अवॉइड करने होंगे। ट्रिगर्स मैं आपको बता ही चुका हूँ, चीज़ हो गया, उसके अलावा चॉकलेट हो गया, नट्स हो गए, और कई सारी चीज़ें और भी आपके हो जाती हैं, उस चीज़ को हमें अवॉइड करना होगा। ठीक है, अच्छी स्लीप लेनी होगी, बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इन ट्रिगर्स को यहाँ पे कोशिश करनी होगी कम से कम करें। स्मोकिंग कर रहे हैं तो ख़त्म कर दें, एल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करें पूरी तरह से। अगर कैफ़ीन का यूज़ कर रहे हैं, कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा कम मात्रा में लें। प्लस यहाँ पर बर्थ कंट्रोल पिल्स जो है वेमेन के अंदर में, उसको अवॉइड करें, उससे भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट हो सकता है, कुछ और थेरेपीज़ हो सकती हैं, जैसे नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, जैसे आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, गहरी सांस ले सकते हो, योगा, रिलैक्सेशन टेक्निक्स यहाँ पर आप कर सकते हो, जिससे यहाँ पे कहीं ना कहीं माइग्रेन से लड़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा साबित होगी, मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया एग्जैक्टली। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है ये माइग्रेन का ट्रीटमेंट क्या है, माइग्रेन एग्जैक्टली क्या होता है और इसके क्या क्या फेसेस हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने 2 आर्टिकल से मिलाकर, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू से मिलाकर कंबाइन करके आपके साथ में डिस्कस की है। ठीक है, तो आज के न्यूज़पेपर में बहुत कुछ था। देखो, आज का न्यूज़पेपर इतना लंबा है कि सब कुछ गायब ही हो रहा है, मतलब सेम ही है, लेकिन मतलब बहुत कुछ आज न्यूज़पेपर में था। लेंथी प्रोसेस हो चुका है, कोई बात नहीं, लेकिन मैटर करता है कि एग्जामिनेशन में चीज़ें आएंगी तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। चलो, अब यूपीएससी का 2017 का जो एक क्वेश्चन था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को सेटअप करने का पर्पज़ क्या है, ये आपने बताना है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। यानी जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं, ये हमारे छोटे छोटे बिजनेस यूनिट्स को सप्लाई करते हैं, क्रेडिट उधार का सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। प्लस यहाँ पे जो हमारे छोटे और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, उनको क्रेडिट का सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये आपके फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हैं, थर्ड वाला स्टेटमेंट यहाँ पर आपको गलत देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वॉइस ख़राब आने के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।